अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एक नई सुबह के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान में। जी हाँ, अच्छी बात से आगाज हो चुका। आज की हमारी अच्छी बात है सफाई निस्फ ईमान है। इसके साथ साथ आज के सुबह सवेरे पाकिस्तान में और बहुत कुछ है जो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन चूंकि हम बात का आगाज किया हमने सफाई से, सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन अफसोस हम इसका ख्याल नहीं रखते हैं। इंसान बहुत छोटे छोटे इक़दामात के ज़रिए सबसे बढ़कर एहसास ज़िम्मेदारी के साथ महज अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर ले तो हम कह सकते हैं कि हमने अपने इर्द गिर्द का माहौल साफ कर लिया। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है। जहां अपने आप की सफाई, जिस्म की सफाई, नाखूनों की, बालों की, कपड़ों की जितनी ज़रूरी ये है, उतनी ही सफाई आपके घर की, आपके मोहल्ले की, इर्द गिर्द की सफाई बहुत ज़रूरी है। ये ना सिर्फ हम सब की जिम्मेदारी है बल्कि हमारे ईमान का हिस्सा भी है। तो आज की अच्छी बात है सफाई निस्फ ईमान। तो इस बात से हम आज के शो में डिस्कस ये भी करेंगे कि घरों में किचन इतने गंदे क्यों होते हैं भाई। और अगर किचन गंदे हैं तो आपको पता है कि आप जो खाते हैं वही आप दिखते हैं। मतलब अगर आपका किचन साफ नहीं है, गंदा है, तो आप गंदगी अपने अंदर खा रहे हो और उससे आप बहुत ज़्यादा बीमार भी हो रहे हो। इसके साथ साथ आज हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुबह सवेरे पाकिस्तान देखने वालों के साथ शेयर करेंगे। ये जो हम प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक के बैग्स इस्तेमाल करते हैं और ख़ासतौर पर किचन में इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। आज हम आपको बताएंगे कि उनके क्या नुकसानात हो सकते हैं। अगर आपकी मजबूरी है, आपने प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल करने हैं, तो उनका बेहतर इस्तेमाल क्या हो सकता है कि आप बहुत सी बीमारियों से बच सके। बिल्कुल, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं इस्लामाबाद का। सुहेल भट्टी साहब के पास चलते हैं। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? क्या खबरें हैं आज की? गुड मॉर्निंग सुकीरा साहब, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज की अपनी एक्सक्लूसिव स्टोरी की जानिब जाने से कबल मैं गुज़श्ता रोज़ जो हमने एक स्टोरी की थी कि बानी एमकेएम इल्ताफ़ हुसैन ने जो 22 अगस्त 2016 को एक नफरत अंगेज़ तकरीर की थी, जिसके नतीजे में उनके खिलाफ लंदन में कार्रवाई जारी है। बरतानवी पुलिस इस्लामाबाद पहुँच चुकी है, लेकिन हैरानकुन तौर पर DGFIA की जानिब से ख़त लिखने के बावजूद IG सिंध ने उन 6 गवाहान को जिनका तल्लुक़ सिंध पुलिस से है, गुज़श्ता रोज़ उन्हें FIA में इस बरतानवी टीम के सामने उनके रूबरू पेश नहीं किया। कहा गया कि हमें मज़ीद वक्त चाहिए, सिंध पुलिस के लोग सिंध में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। हैरानकुन तौर के ऊपर बरतानवी टीम तो लंदन से यहाँ पहुँच गई, लेकिन सिंध पुलिस बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। मेरे ख्याल में IG सिंध को इस मामले को सीरियस लेना चाहिए और गवाहान के बयानात कलमबंद करने का सिलसिला मुकम्मल होना चाहिए ताकि इल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ ये कार्रवाई आगे बढ़ सके। तब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सक्लूसिव स्टोरी की जानिब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वफाकी kabina के हुजम में मज़ीद इजाफे का फैसला किया है। वफाकी kabina में तोसी की तैयारी कर ली गई है और इस मरतबा एक मरतबा फिर साबिक वफाकी वज़ीर सेनेटर आज़म सवाती को दोबारा वफाकी वज़ीर का कलमदान देने का फैसला किया गया है। सेनेटर आज़म सवाती साहब वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, लेकिन अक्टूबर 2018 में उनके रिहाइश गाह इस्लामाबाद में उनकी जो रिहाइश गाह उसके करीब एक फैमिली के साथ उनके गार्ड्स का एक झगड़ा हुआ। वो उस तनाज़े ने शिद्दत इख्तियार की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खुद नोटिस लेना पड़ा था, जिसके बाद साबिक वफाकी वज़ीर सेनेटर आज़म सवाती साहब ने 6 दिसंबर को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात की थी और उन्होंने कहा था कि उन्होंने मोरल अथॉरिटी को बरकरार रखने के लिए उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। उसके बाद उनका इस्तीफ़ा कुछ अरसे की तख़ीर के बाद जब प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से सदर मुमलिकत को भिजवाया गया तो उसको मंजूर करके उनको डिनोटिफाई कर दिया गया। लेकिन इस अरसे के दौरान 4 माह के दौरान वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं संभाली। इस अरसे के दौरान बहुत से अहम अमूर थे वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी में, जिसके अंदर अहम उहदों पर तैनात तकर्रियाँ होनी थी, भर्ती होनी थी, और वो कमेटी जिसके अंदर वफाकी वज़ीर भी जिसका हिस्सा होते हैं वो उनकी अदा मौजूदगी में हुई। लेकिन इस अरसे के दौरान जब मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत था तो साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिर निसार साहब ने FBR को हिदायत की थी कि आज़म सवाती साहब के असासों की भी छानबीन की जाए, क्योंकि उन्हें कुछ शिकायत मसूल हुई थी कि उनकी असासों में जो उन्होंने डिक्लेयर की हैं मुताबिकत नहीं है।
जिसके बाद FBI ने इस मामले की तहकीकात की और हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि FBI की जानिब से सेनेटर आज़म सवाती साहब के जो असासों से मुतल्लिक तहकीकात की जा रही थी, उस मामले के अंदर तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं, उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है और FBI की जानिब से एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी सबमिट कर दी गई है। और इसके साथ साथ एक रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट को अर्साल की गई, जहां पर लीगल टीम ने उस रिपोर्ट का जायजा लिया और उसके बाद ये फैसला किया गया कि सेनेटर आज़म सवाती साहब को दोबारा वफाकी वजीर का कलमदान दिया जाए और उनको एक मरतबा फिर वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी अपॉइंट किया जाए। इस सिलसिले के अंदर कैबिनेट डिवीजन की जानिब से एक समरी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को आज़म सवाती पर तो काफी संगीन इल्जाम थे, तो क्या FBI ने क्लीन चिट दे दी आज़म सवाती को? और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो खुद इन मामलात के सख्त अगेंस्ट हैं, उनका मौक़िफ़ क्या आया? ये उनकी मर्जी से होने जा रहा है सब कुछ? जी देखिए, सेनेटर आज़म सवाती साहब के ऊपर बुनियादी तौर के ऊपर दो इल्ज़ाम थे। पहला जो मामला था, एक उनकी जो फैमिली के साथ एक झगड़ा हुआ था, FIR का इंदराज हुआ था, लेकिन आज़म सवाती साहब की जानिब से उस मुतासरा फैमिली के साथ सुलह कर ली गई थी। उस फैमिली ने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया था। दूसरा मामला था जिसने इसी तनाज़े से जन्म लिया था, वो उनके असासों की छानबीन से मुतल्लिक था। FBI ने उनके तमाम असासों की दोबारा छानबीन की, उनके जो क्या उसके अंदर कोई बेज़ाब्तगी तो नहीं है, क्या उन्होंने कभी कोई अपने असासे छुपाए तो नहीं है। तो FBI ने भी अब अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं, जिसके बाद ये रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को अरसाल की गई और अब इस रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद ये फैसला किया गया कि आज़म सवाती साहब को दोबारा वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी का कलमदान दिया जाए। कैबिनेट डिवीजन की जानिब से समरी बाज़ाब्ता तौर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को अरसाल कर दी गई है। प्राइम मिनिस्टर की जानिब से मंजूरी मिलने के बाद आज़म सवाती की बतौर वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी दोबारा से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उन्हें दोबारा हल्फ भी उठाना पड़ेगा और उसके बाद वो बतौर वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी की जिम्मेदारियां संभालेंगे। अच्छा, भट्टी साहब ने कुछ ज़राए से बात की कि क्या वजह है कि आज़म सवाती साहब को। अच्छा भट्टी साहब, क्लीन चिट की डिटेल थोड़ी शेयर करें हमारे साथ कि क्या कुछ लिखा गया है उसमें, जो क्लीन चिट उनको मिल गई है कि वो तमाम इल्जामात से बरी हो गए हैं। और दूसरा ये कि आज़म सवाती को ही क्यों दोबारा वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी लगाया जा रहा है, इसकी क्या वजह है? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो FBI ने तहकीकात की, वो बुनियादी तौर पर ये तहकीकात थी कि आज़म सवाती साहब ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपने असासे डिक्लेयर किए थे, जो उन्होंने जाहिर किए थे असासे, और उसके बाद जो उनके इस वक्त लाइफस्टाइल है, जो उनके पास इस वक्त जो कुछ असासे मौजूद हैं, FBI ने उनकी छानबीन करनी थी कि क्या उन्होंने अपने कोई असासे तो नहीं छुपाए, जो उनकी आमदन है वो दुरुस्त है, जो FBI के पास पहले से रिकॉर्ड मौजूद था, जो इलेक्शन कमीशन से हासिल किया गया, उसकी रोशनी में FBI ने तहकीकात मुकम्मल करके और ये रिपोर्ट दी है कि उनके जो असासे डिक्लेयर किया गया उसके अंदर कोई अदा मुताबिकत नहीं है। दूसरा मामला था कि वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी का ओहदा 4 माह तक खाली रहा, किसी को ये इसका कलमदान नहीं सौंपा गया, किसी वजीरत को भी इसका चार्ज नहीं दिया गया। तो क्या वजह थी कि आज़म सवाती साहब को अब दोबारा वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी लगाया जा रहा है? ज़रा ये कहते हैं कि आज़म सवाती साहब की अपनी उनकी ज़ाती दिलचस्पी शोबे के अंदर बहुत ज़्यादा है, वो लिखने पढ़ने से काफ़ी शगफ रखते हैं और उसके साथ साथ जब वो सिर्फ सेनेटर भी थे तो अक्सर सेनेट की लाइब्रेरी भी पाए जाते थे, लेजिस्लेशन के अंदर भरपूर वो हिस्सा लेते थे, मुख्तलिफ सवालात उठाना, उसके अंदर PSC के अंदर बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले करना। तो उन्होंने ज़ाती तौर के ऊपर भी दिलचस्पी जाहिर की थी कि साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत बहुत ज़्यादा अहम है, वहाँ पे खसूसी तवज्जो के साथ काम करना पड़ता है और वो ज़ाती तौर के ऊपर चाहते हैं कि इस वजारत के अंदर रहते हुए खिदमात सर अंजाम दें और इसके झेली इदारों के अंदर, जिसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल के इदारे मौजूद हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान स्टैंडर्ड के हवाले से बहुत से खिदमात सर अंजाम दी जाती है, वाटर टेस्टिंग के हवाले से बहुत से इदारे खिदमात सर अंजाम देते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी के फ़रोग के हवाले से बहुत सी खिदमात सर अंजाम दी जाती हैं। तो आज़म सवाती साहब की ज़ाती दिलचस्पी है कि उस शोबे के अंदर मजीद बेहतरी लाएं और वो समझते हैं कि इसी वजारत का कलमदान उन्हें दोबारा मिले तो बेहतर तौर के ऊपर खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। जब वो दोबारा हल्फ उठा लेंगे, उनका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तो वफाकी काबीना का जो हुजम है वो तकरीबन वफाकी वज़रा की तादाद 26 हो जाएगी। 5 वज़ीर मुमलिकत पहले से मौजूद हैं, 4 इस वक्त मुशीर हैं और 10 मावने खसूसी हैं। तो अगर हम इनको जमा करें तो ये तकरीबन 35 और 45 तकरीबन 45 वफाकी वज़रा वफाकी काबीना के अरकान का साइज हो जाएगा। बहुत बड़ी वफाकी काबीना का ये साइज होगा, लेकिन इस वफाकी काबीना से अवाम तवक्कुआत भी व्यवस्था किए हुए हैं कि उनकी जिंदगियों में बेहतरी लाने से मुतल्लिक भी वफाकी काबीना के अरकान अपना रोल कुछ प्ले करें। जी
सही यानी ये कहा जाता था कि वफाकी काबीना का हुजूम बहुत छोटा होगा। खैर उसके बहुत ही बिल्कुल बड़े यू टर्न सामने आ रहे हैं मौजूदा गवर्नमेंट के। बहरहाल वफाकी हुकूमत ने सेनेटर आजम स्वाति को दोबारा वफाकी वजीर तैनात करने का फैसला कर लिया। भट्टी साहब, नेक्स्ट खबर क्या है आपके पास? दूसरा मामला है हमारा पाकिस्तान स्टील मिल्स के साथ। वो पाकिस्तान स्टील मिल जो 475 अरब रुपए खसारे से दो चार है और यौमिया उसका खसारा 12 करोड़ रुपए बढ़ रहा है। हमने बताया था कि वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सनअत व पैदावार रज़ाक दाऊद साहब ने एक टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप कायम किया था जिसको 2 मरतबा डेडलाइन में तौसीक़ की गई कि वो पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली से मुतल्लिक प्लान तैयार करे। ये मामला न सिर्फ हमने अपने प्रोग्राम में टेकअप किया बल्कि मुख्तलिफ माहिरीन ने भी इसके ऊपर रोशनी डाली कि ये पाकिस्तान का और दुनिया की तारीख का एक अनोखा एक्सपर्ट्स ग्रुप था जिसके अंदर जो इस ग्रुप के हेड थे वो CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हबको पावर थे और हबको पावर से जिनके बिजली के शोबे का तवस्सी तजर्बा है, इस ग्रुप में 6 अफराद को 6 एक्सपर्ट्स को शामिल किया गया था और 5 माहिरीन निजी स्टील कंपनियों से वाबस्ता थे जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान स्टील मिल्स के बेनिफिशरी कंपटीटर हैं। ये बड़ा अनोखा ग्रुप था जिसने ये सिफारिशात तैयार करनी थी। 6 माह के बाद बिलाखिर ये सिफारिशात तैयार करके गुज़श्ता रोज़ इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के सामने पेश की गई और जो इसका हल निकला वो वही हल था जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आखिरी 2 सालों में कोशिश करती रही कि पाकिस्तान स्टील मिल्स हम नहीं चला सकते, इसे हमें एक निजी शोबे के हवाले करना पड़ेगा, इसे हमें लीज पर देना पड़ेगा। इस ग्रुप ने भी जो कि हैरानकुन तौर के ऊपर 50% अगर हम बात करें तो इस ग्रुप के जो अरकान थे वो उनका इररेलेवेंट एक्सपीरियंस था और जो बाकी 50% अरकान थे वो इन पाकिस्तान स्टील मिल्स के इसी शोबे से वाबस्ता थे। मफादात के टकराव के हवाले से भी बातें की गई, लेकिन एनी हो एक प्लान सबमिट किया गया और ये कहा गया है कि ये पाकिस्तान स्टील मिल्स हुकूमत पाकिस्तान नहीं चला सकती, हुकूमत पाकिस्तान की बस की बात नहीं है। $1 अरब की इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक्सपर्ट्स चाहिए, तो लिहाजा उसी मामले की राह हमवार की गई है जो 2006 में पाकिस्तान स्टील मिल्स को प्राइवेटाइज करने की कोशिश की गई थी। अब उसी मामले के एक दूसरा रुख उसका शक्ल बनाकर पेश की गई कि आप इसको भले प्राइवेटाइज ना करें लेकिन आप लीज पर दे दें, 25 से 30 साल के लिए लीज पर दी जा सकती है और इस सिफारिश को ICC की जानिब से इंडोर्स कर लिया गया है। हैरानकुन तौर के ऊपर अगर हमने 6 माह इसके ऊपर लगाने थे, ये ऑप्शन पहले से मौजूद थी। इसको मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने स्टडीज करवाई थी, बहुत सी स्टडीज पहले से मौजूद थी कि हमें इसको लीज पर देना चाहिए। 12 करोड़ रुपए यौमिया नुकसान किया, 6 माह तक इंतजार किया और कंक्लूजन वही निकला कि नहीं, इसको हमें लीज पर दे देना चाहिए। $1 अरब हुकूमत पाकिस्तान इन्वेस्ट नहीं कर सकती। आज मुशीर सनअत व पैदावार रज़ाक दाऊद साहब इस प्लान के हवाले से मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कौम के साथ भी इस प्लान को शेयर करेंगे। लेकिन हैरानकुन तौर के ऊपर जब पाकिस्तान का तहरीक इंसाफ की हुकूमत और वजारत सनअत व पैदावार हाथ खड़े कर रही है कि हम स्टील मिल को रिवाइव नहीं कर सकते, लीज पर देना पड़ेगा। पाकिस्तान स्टेक होल्डर ग्रुप और चेयरमैन पाकिस्तान स्टील पाइप एसोसिएशन, बिल्कुल सही भट्टी साहब, बिल्कुल सही। जो टीम काम कर रही थी 50% एक्सपीरियंस थे, 50% नहीं थे और 6 माह का वक्त लेने के बावजूद जो पूरी उन्होंने वर्किंग की वही वर्किंग पहले नून लीग की गवर्नमेंट में हो चुकी थी और अब मजबूरन कहें या क्या कहें, कोई हल नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, यही काम करना पड़ेगा। तो भट्टी साहब एक काम करते हैं, हम इस स्टोरी को ना ज्यादा डिस्कस नहीं करते, गवर्नमेंट बुरा ना मना जाए। आज रज़ाक दाऊद साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसी में हम फिर डिटेल्स ले लेंगे, ये ना हो कि हम डिस्कस करें तो वो बुरा मान जाए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने 2 बहुत अहम स्टोरीज। लेकिन एक मुख्तसर सा पॉइंट जरूर ऐड करूंगा, मुख्तसर सा पॉइंट जी कि पाकिस्तान स्टील मिल होल्डर्स और चेयरमैन पाकिस्तान स्टील पाइप एसोसिएशन खालिद जंगीर भट्ट की जानिब से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को मुशीर सनअत व पैदावार को पूरी वर्किंग बनाकर दी गई कि हम पाकिस्तान स्टील मिल को बहाल कर सकते हैं, टैरिफ को रैशनलाइज करें, 100 अरब रेवेन्यू कमा सकते हैं। आज भी वो अपने इस मौक़िफ़ पर कायम है, लेकिन माजी की हुकूमतों की तरह इस मरतबा वजारत सनअत व पैदावार ने इस पाकिस्तानी इन ग्रुप्स का सफारशात को उठाकर साइड पर फेंक दिया और पाकिस्तान स्टील मिल्स को अब किसी गैर मुल्की कंपनी को के हवाले लीज पर उनके हवाले करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भट्टी साहब, और ऐसी और भी बहुत सी खबरें आ रही हैं। बहुत से सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें बहुत से इंतजार कर रहे हैं, बहुत से मामलात ऐसे हैं, बहुत सी कंपनीज, लोग और ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि काम करना चाहते हैं लेकिन उनको आगे तक आने नहीं दिया जा रहा। मोनोपोली की इस गेम में आई डोंट नो उनके मफादात क्या हैं, लेकिन खैर फिर यही कहूंगा मैं कि हम डिस्कस नहीं करते। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब का, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं आप। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं और एक शेर मुझे याद आ रहा है,
उस शेर से हम फिर अपने अगले सेगमेंट को कनेक्ट करेंगे। आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना। अब आप मुकर्रर न करिएगा क्योंकि मुझे शेर भूल जाता है। ओके, मुकर्रर तो ये मुनीर न्याजी का ये शेर है। यस, तो मुनीर न्याजी साहब को हम आज याद करते हैं। आज उर्दू अदब और पंजाबी के नामवर और जदीद शायर मुनीर न्याजी साहब की 91वीं सालगिरह मनाई जा रही है। और मुनीर न्याजी साहब आज हमें मौजूद तो नहीं, लेकिन उनकी नज़्में और गज़लें आज भी जिंदा है। ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। बहुत खूबसूरत शायर मुनीर, बहुत खूबसूरत। और इसी उनके इस शेर से, हमेशा देर कर देता हूँ नज़म से मुझे एक बात याद आ रही है, वो ये कि दिल दिल पाकिस्तान जैसा जो मिली नगमा लिखा अजीम शायर जिनका नाम निसार नासिक है, इंतहाई नादारी में शदीद अलालत के दिन काट रहे हैं। और क्या फिट बैठता है ये शेर हुकूमत वक्त पे, उनके इर्द गिर्द के लोगों पर और इस कम्युनिटी पर कि वो इस हालत में आज। जी हाँ, इससे पहले कि ये शेर फिट बैठे कि हमेशा देर कर देता हूँ, हुकूमत को चाहिए कि उनकी जानिब फौरी तवज्जो दे और उनकी जो ट्रीटमेंट के लिए जितनी भी हेल्प हो सकती है वो करनी चाहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान की पूरी टीम की तरफ से हम उनकी सेहत याबी के लिए दुआगो भी हैं और सुबह सवेरे पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म से हम गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त भी करेंगे कि उनकी तरफ तवज्जो दी जाए। इस वक्त वो शदीद अलील हैं। अभी कुछ दिनों पहले की ये जो तस्वीर है हम आपको वो भी दिखा रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे अजीम शायर को देर होने से पहले उनकी मदद के लिए हुकूमत और जो साहिबे इख्तियार लोग हैं जो मदद कर सकते हैं, अगर वो भी चाहें तो ये बड़े सवाब का काम है। बिल्कुल। और सबसे एक अलमिये की बात ये भी है कि ऐसे बहुत से शायर हैं जिनकी ये जो नज़में हैं या गज़लें हैं, ये गाने वाले तो बहुत लाखों कमा लेते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये बेचारे शायर, इनकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो मदद के तलबगार होते हैं। और ये कितना मशहूर नगमा है, दिल दिल पाकिस्तान, इसको जिसने भी कमाया उसने लाखों करोड़ों कमाया और लिखने वाले का ये हाल है। बिल्कुल। आज भी बच्चे बच्चे की ज़बान पर, हमारे बचपन से अभी भी हमें याद है दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, और अभी भी बच्चों के ज़बान पर यही नगमा होता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और डेफिनेट और बहुत कुछ है जो हम आपसे शेयर करेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान के, जो आप चाहते हैं, जिस तरह की आप इन्फॉर्मेशन, और ख़ास तौर पर आज वो ख़वातीन जो घरों में बैठी हैं जिनको किचन में बहुत सारा वक्त गुजरता है, उनके लिए तो आज का शो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो देखना ना भूलिए। अभी हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। कहेंगे आपको एक बार फिर सुबह सवेरे पाकिस्तान में बात होगी प्लास्टिक की। प्लास्टिक का इस्तेमाल जैसे जैसे हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इसका इस्तेमाल हमारे खानों में भी बढ़ रहा है। खानों में बढ़ रहा है का मतलब यह है कि हम इसको अपने अंदर खानों के जरिए खा रहे हैं। कौन कौन से तरीकों से प्लास्टिक हमारे खाने में शामिल हो जाता है और प्लास्टिक के हमारे जिस्म में, हमारी खुराक में शामिल होने से कौन कौन से नुकसानात उठाने पड़ते हैं, ये हम जानेंगे दुआ से। जी मैं आपको बताती हूँ। डेफिनेटली ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको मजाक समझ रहे हैं। बिल्कुल मजाक नहीं था मेरा। अच्छा, मैं इतनी सीरियस बैठी हुई थी और आपने कहा ये जाने कि हम दुआ से, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई एक्चुअली, आई एम सॉरी। ओके। तो आज इस सेगमेंट में हम प्लास्टिक से कौन कौन सी बीमारियां लाहक होती हैं, और अगर आपने, और ख़ासतौर पर प्लास्टिक में अब तो वैसे शॉपिंग बैग्स भी प्लास्टिक में आते हैं और डिस्पोजेबल कप होते हैं। और इसके अलावा अगर आपने कोई खाना स्टोर करना है, सम टाइम हम वो भी उन्हीं प्लेट्स में या डिस्पोजेबल जो बॉक्स होते हैं हम उनमें कर लेते हैं, और बाद में हम क्या करते हैं कि उनको ही फिर किसी प्लेट में रख के गर्म भी कर लेते हैं। तो ये इंतहाई ख़तरनाक चीज़ें हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि एक तो ये ख़तरनाक किस तरह से हो सकती हैं, और अगर आपने इनको इस्तेमाल करना भी है तो इनका सेफ तरीका क्या हो सकता है। पैनल हमारे साथ मौजूद है। मरियम शब्बीर हैं, माहिर माहौलियात,
पहले भी ये सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बन चुकी हैं। इनसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही थी। अस्सलाम वालेकुम मरियम साहिबा, कैसी हैं? गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। और लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ हैं कौन? आयशा हैं शेफ़, और शेफ़ का होना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब खाना पकता है, बनता है, वो तो लाइक हांडी में, नॉन स्टिक किसी भी उसमें बन जाता है, लेकिन जब उसको माइक्रोवेव में गर्म करते हैं तो प्लास्टिक के किसी बर्तन में करते हैं जी। ठीक है, ओके, खैर छोड़ें सारी बातें। ये इतना कुछ हमने इस वक्त याद करके लिख के रख छोड़ा है कि कौन कौन से एंगल्स डिस्कस कर लेने हैं हमने। सबसे पहले तो मरियम आपसे ये पूछते हैं कि प्लास्टिक हमारे माहौल के लिए तो नुकसानदेह है ही, लेकिन खाने में वो किस तरह हमारे शामिल हो रहा है, उसमें कौन कौन से केमिकल्स हैं जो कि डेंजरस हैं? बहुत शुक्रिया। पहले अगर मैं स्टार्ट करूं सी फूड से, होता ये है कि जब हम प्लास्टिक डिस्पोज ऑफ करते हैं तो प्लास्टिक बैग जो क्लियरली हम देख सकते हैं, तो उसको जो सी मैरीन लाइफ होती है वो कंफ्यूज हो जाती है। जेलीफिश के तौर पे वो समझती है कि जेलीफिश है जो शॉपर हिल रहा है अंदर, तो वो खा लेती है। और पहला तो उसका नुकसान ये होता है कि जब वो खा लेती है तो उसके स्टमक के अंदर वो जाके बैठ जाता है, वो डीकम्पोज तो होता नहीं है बेचारा, तो वो फुल फील करती है, उनको एपिटाइट फील नहीं होता है, जिसकी वजह से वो स्टार्व होकर उनकी डेथ भी हो जाती है, जैसे कि वेल्स की जो है वो काफ़ी कंट्रीज़ में हुई है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, एक होता है माइक्रो प्लास्टिक। माइक्रो प्लास्टिक होता है वो बहुत छोटा होता है, जो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, आपको इंसानी आँख उसको नज़र नहीं आती, ना ही वो आबी हयातियात हैं जो उनको नज़र आती है। तो जब वो खाती हैं और उनके अंदर चला जाता है तो उसके बाद फॉर एग्जांपल फ़िश है या जो मसल्स जिसको बोलते हैं वो खाते हैं हम, बड़ी और भी जो समुद्री डाइट होती है उसको भी खाते हैं, तो उसके अंदर वो माइक्रो प्लास्टिक मौजूद होता है और अल्टीमेटली जब हम खाते हैं तो हमारे अंदर भी जाता है। मरियम साहिबा, इसके अलावा मैं बताऊँ कि ये तो सी फूड है ना किचन में जी, सी फूड्स है। इसके अलावा और अगर हम ये बात करते हैं कि प्लास्टिक किसी न किसी सूरत हमारे जिस्म में जा रहा है, अगर हम माइक्रो प्लास्टिक खा लें बिल्कुल, तो वो क्या अंदर जाके क्या चेंजेस करता है, क्या होता है हमें? असल में होता ये है कि मैं इम्पैक्ट की तरफ बाद में आती हूँ। आपका एक्चुअली थीम यही है कि खुराक में कैसे आता है, तो मैं आपको बताऊँ कि एक और सुन के आप बहुत हैरान होंगे और बाकी जो लोग सुन भी रहे हैं कि जो हवा हम जिसमें सांस लेते हैं उसमें आप सालाना तकरीबन 70,000 माइक्रो प्लास्टिक खा जाते हैं हम डेली बेसिस पे। जो अपने डिनर्स कर रहे होते हैं उसके थ्रू भी हमारे फिर अंदर जाता है, क्योंकि जो डस्ट और वो सारा सेटल होता है, हमारे डिनर्स हमारे इंडोर भी होता है, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो होता ये कि रिसर्च ये बताती है कि जब ये आप डिफरेंट सोर्सेज से सी सॉल्ट के अंदर भी जैसे माइक्रो प्लास्टिक होता है, जब वो खाते हैं हमारे अंदर जाता है तो उससे मुख्तलिफ किस्म के हेल्थ इम्पैक्ट्स होते हैं। पहले तो डिपेंड करता है कि आपका एक्सपोजर किस हद तक किससे है। दूसरा ये कि इसमें जो माइक्रो प्लास्टिक में जो केमिकल्स यूज़ होते हैं वो जो हमारे हार्मोनल बैलेंस है उसको ख़राब करते हैं, जिसकी वजह से ओबेसिटी होती है, कार्सिनोजेनिक भी होता है, इनके कैंसर कॉजिंग होता है, और इसके अलावा भी इसके हेल्थ पे डिफरेंट तरह के इम्पैक्ट्स होते हैं जो कि इम्यूनिटी लेवल पे भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। ओके, ठीक है। अच्छा, ये तो सी फूड्स हो गए। अच्छा, ओके, वापस आते हैं आपके पास मरियम। बेसिकली ठीक है, बहुत से मीन्स से हम प्लास्टिक अपने अंदर खा लेते हैं उसको। अच्छा, कुछ चीज़ें जो हमने डिस्कस करने के लिए सोचा था वो ये कि माइक्रोवेव में हम प्लास्टिक की प्लेट में कुछ चीज़ गर्म करते हैं। आयशा, एक तो ये कि प्लास्टिक की प्लेट में हम कर लेते हैं। दूसरा, हम शॉपर बैग्स में खाना लाते हैं बाहर से, गरम सालन होता है, बहुत से लोग हमने देखा है गरम चाय ले आते हैं प्लास्टिक बैग में, दूध ले गरम मतलब लाइक हॉट, और उसके बाद कोई प्लास्टिक की बोतल गाड़ी में पड़ी, उसमें पानी, और कहा जाता है कि अगर वो गाड़ी धूप में खड़ी है तो वो प्लास्टिक की बोतल से पानी आप ना पिएं दोबारा। ठीक है, तो ये क्या नुकसान क्या है इसका? नुकसान डेफिनेटली इसका है लाइक हमारा चूँकि लाहौर का कल्चर ऐसा है कि मतलब बाहर से हम लोग खाना ऑर्डर करते हैं, लेके आते हैं, खाना खाते हैं बाहर से, तो लोग शॉपर जो है इस्तेमाल करते हैं और शॉपिंग बैग में डालते हैं खाना, चने हो गए, कुछ भी ऐसी, तो वो गर्म फूड होती है वो उसको सर्व करते हैं। तो ये अल्टीमेटली जो प्लास्टिक होता है वो उसमें बर्न हो रहा होता है, लाइक उसमें मेल्ट हो रहा होता है आपके खाने में। ठीक। तो प्लास्टिक बैग तो एक जानवर भी खा ले तो उसके लिए नुकसानदेह, तो आप सोचें कि आप इंसान हैं तो आपके अंदर जाके वो क्या तबाही मचाएगा। सो ये अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा ये कि जो माइक्रोवेव में हम खाना गर्म करते हैं उसके लिए जो क्रिस्टल के बर्तन हैं या वो यूज़ करें, या वो जो चीनी के बर्तन होते हैं जो माइक्रोवेव फ्रेंडली बर्तन होते हैं उनको यूज़ करना चाहिए।
बजाय इसके कि आप प्लास्टिक के बर्तनों में खाना। वैसे मैं तो इस हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि आप बार बार माइक्रो में खाना गर्म करें। पूछेंगे जब आप खाना बनाती हैं तो कितना कम से कम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं कि बिल्कुल प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल ना हो, या बाहर से कोई चीज़ मंगवा रहे हैं खाने में जिससे खाना, समटाइम दही जो होता है वो आप ज़्यादा अच्छे से बता सकेंगे, तो वो भी प्लास्टिक के शॉपर्स बैग्स में आता है, तो वो कितना नुकसानदेह होता है। यही मैं चाह रही थी हम मरियम से ये सवाल करें। बिल्कुल मरियम, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि जब बाहर से कोई चीज़ लाई जाती है जिसमें दूध, दही, इस तरह की चीज़ें होती हैं, चाहे वो ठंडी हो चाहे गर्म हो, लेकिन वो प्लास्टिक बैग्स में आती हैं, तो वो कितनी नुकसानदेह हो सकती हैं? क्या उनमें भी ये खदशा होता है कि कुछ केमिकल जो प्लास्टिक के होते हैं वो उनमें शामिल हो जाए? दुआ होता ये है कि जैसे आपने दही या इसकी एग्जांपल दी है, तो इसमें तो उस तरह से नहीं होता है, क्योंकि जब हम इसको गर्म करते हैं, जैसे आपने अभी स्टार्ट में बताया, या हम कॉफ़ी ले रहे हैं या चाय ले रहे हैं, जो प्लास्टिक मग में होता है वो लीच आउट करके आपके फूड में आ जाते हैं, लेकिन इसका उस तरह से इम्पैक्ट नहीं है जो दही या दूध हम ले रहे हैं शॉपर के अंदर। लेकिन दही से मुझे याद आया कि जो दही का कप होता है, रिसर्च ये कहती है कि दही के जो कप वो ज़्यादा अरसा अगर उसके अंदर रहे तो वहाँ से भी लीच आउट करके वो आपके दही में भी शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा टूथपेस्ट का इंक्लूड करूँ, जो कि डेली बेसिस पे हम टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, टूथब्रश, उसके अंदर भी जो आपको ग्लिटरिंग किस्म का एक छोटे छोटे वो पार्टिकल्स नज़र आते हैं, असल में वो माइक्रो प्लास्टिक होते हैं, तो उसके थ्रू भी हम अपनी फूड साइकिल में जो है वो उसको इंक्लूड कर रहे होते हैं, इंजेस्ट कर रहे होते हैं। हम समझ रहे होते हैं कि बड़े दांत चमक रहे हैं, लेकिन असल में वो आपको माइक्रो प्लास्टिक उसके अंदर होता है। लेकिन जो गर्म मटीरियल होते हैं, जैसे फूड पैक हुई होती है, गोश्त वगैरह पैक हुआ होता है, वो होता ही है कि उससे शेल्फ लाइफ तो फूड की बढ़ जाती है, जो फ्रोज़न फूड हम लेते हैं, गोश्त वगैरह और इस तरह की चीज़ें हैं, फ्रूट वगैरह, लेकिन उसका इम्पैक्ट ये होता है कि अगर वो फॉर द लॉन्ग टर्म रहे तो उसके हेल्थ इम्पैक्ट होते हैं। लेकिन इस पर बहुत कम केस स्टडीज़ हैं जो आपको बता सके कि उसका हेल्थ इम्पैक्ट क्या होता है। ज़्यादा केस स्टडीज़ ये हैं कि जब हम माइक्रोवेव में उसको गर्म करते हैं प्लास्टिक के बर्तनों में, या जो सैंडविचेस हम रोज़ बड़े मज़े से लेके खा रहे होते हैं बाहर से, जब वो माइक्रो करके देते हैं तो उनकी वजह से हेल्थ इम्पैक्ट्स होते हैं, उनके ज़्यादा केसेस हैं अभी तक। सही। और मरियम, ये जो कहा जाता है कि ये जो प्लास्टिक के बर्तन बनाए जाते हैं, ये इनके स्टैंडर्ड्स को किस तरह चेक करें? बिल्कुल, और ये इंतहाई खतरनाक चीज़ है। क्या इज इट ट्रू? कितना खतरनाक केमिकल होता है मरियम? अच्छा, ये थोड़े से मैं एक दफ़ा केस स्टडी पढ़ रही थी जिसमें लाहौर की, आपके पंजाब की केस स्टडी थी, जहाँ आप रहते हैं, उसमें होता ये है कि जो स्ट्रेंज वगैरह और ये सारे जो मटेरियल हॉस्पिटल में यूज़ होता है प्लास्टिक का, इसको रिसाइकिल करके बगैर किसी हेल्थ स्टैंडर्ड को मद्देनजर रखते हुए स्ट्रॉज आपकी बनाई जाती हैं। तो लाहौरी, या हो सकता है लाहौर से जो बाकी मुल्क के हिस्सों में भी जा रही हूँ, जो स्ट्रॉज हम बड़े मजे से जूस सिप करके पी रहे होते हैं, तो उनकी बनी होती हैं जो रिसाइकल प्लास्टिक होता है, जिसमें हेल्थ स्टैंडर्ड्स को बिल्कुल इग्नोर करके रखा गया था, जो केस स्टडी मेरी नज़र से गुजरी थी। इसके अलावा ये होता है कि आपने प्लास्टिक के बर्तनों की बात की जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, उनका डेली लाइफ पर अगर हम माइक्रोस के अंदर नहीं कर रहे हैं तो कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग जो है वो माइक्रो इस कदर उसको प्लेट के करते हैं कि उसके ऊपर बबल्स भी आ रहे होते हैं, उसके बावजूद वो कर रहे होते हैं, और उन बबल्स के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, जो कि आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होती है। तो अगर आप माइक्रो वगैरह नहीं कर रहे हैं तो एक हद तक जो प्लास्टिक के बर्तन बने हैं उनको इस्तेमाल करने में कोई कबाहत नहीं है, लेकिन अगर आप डेली बेसिस पर उसको माइक्रो कर रहे हैं तो फिर वो आपके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि जो हीट होती है और जो टेम्परेचर्स होते हैं वो प्लास्टिक लीच आउट उससे करता है, और आपके फूड के साथ उसका कंटेमिनेशन हो जाता है। उसकी आसान लफ्ज़ों में अगर मैं ये कहूँ कि हार्मफुल केमिकल उस फूड के साथ मिल जाते हैं, जब वो खाते हैं आपके अंदर जाते हैं, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ओके, हाँ, वैसे वाकई जब ख़ास तौर पर माइक्रोवेव जब करते हैं तो उसकी जो रेज हैं बिल्कुल वो बेसिकली रिएक्ट जब करती हैं प्लास्टिक से, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आयशा, आप फिर प्लास्टिक का बहुत कम यूज़ करती हैं? मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, और स्पेशली माइक्रो की मैं बात करूँगी कि जितना हो सके उसका इस्तेमाल कम करें। आपको बहुत ज़रूरत है तो आप उसको इस्तेमाल करें, अदरवाइज। लेकिन हम इतने लेजी होते हैं, हम कैसे उठें उसको बर्तन में डालें, सालन को या किसी भी चीज़ को, फिर उसको तो माइक्रो आने से बहुत आसानियाँ हो गई हैं। पहले तो लोग चूल्हे पे ही गर्म किया करते थे तो थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा हमें, अपनी सेहत के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो प्लास्टिक बॉटल की आपने बात की, तो प्लास्टिक बॉटल्स जो बेसिकली बनाई जाती हैं वो इसलिए बनाई जाती हैं कि वो एक दफ़ा यूज़ के लिए बनती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको यूज़ करते हैं और उसमें दोबारा फिर मदर्स को मैंने देखा है कि वो यूज़ करती हैं किसी भी तरीके से वो, लेकिन उसको वेस्ट कर देना चाहिए। वेस्ट मैं ये भी कहूँगी कि जो हम प्लास्टिक के बर्तन वेस्ट करते हैं उनको इस तरह से वेस्ट करें कि अगर वो रीयूज़ करने के काबिल ना रहें। ये हम एक सिटीज़न होने के नाते इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं अगर हम खुद से ऐसा करें तो।
ठीक है जी, एक कॉलर भी है महविश फैसलाबाद से हमारे साथ। महविश, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या कहना चाहेंगी आप? वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैं बस यही ओवन के बारे में ही पूछना चाहती थी। ये जो बर्तन हम यूज करते हैं ओवन में, तो इसी के बारे में पूछना चाहती थी मैं। जी, क्या पूछना चाहती हैं? जी, हम जो जिस तरह हमारे डिनर सेट होते हैं प्लास्टिक के, हम तो वो उसमें रख के खाना गर्म करते हैं, तो क्या उसमें रख के खाना गर्म किया जा सकता है? नहीं। कौन सा डिनर? प्लास्टिक वाला डिनर सेट? हाँ जी, प्लास्टिक वाले। नहीं, यही तो हम डिस्कस कर रहे हैं। प्लास्टिक को माइक्रोवेव नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। आपके जो दूसरे अच्छे वाले महंगे वाले डिनर सेट है ना, वो जो चीनी के और मार्बल के होते हैं, उसमें गर्म करें। यू नेवर नो कि जितना भी प्लास्टिक का जो डिनर सेट है वो जितना भी अच्छी कंपनी का है, यू नेवर नो कि उन्होंने पीछे क्या किया हुआ है। बिल्कुल है, ठीक है, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते प्लास्टिक पे। तो मैं भी आज से आप तहिया कर लें कि आपने प्लास्टिक के बर्तन में खाना गर्म नहीं करना, और आप खाना गरम किसी और बर्तन में कर लें जो प्लास्टिक का ना हो, और बाद में आप उसमें सर्व कर सकती हैं और उसमें खा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब हम पानी की बोतल एक दफ़ा फ्री हो जाती है तो उसको दोबारा फिल करते हैं और दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं। और फिर कितनी दफ़ा करते हैं, वो बोतल जब तक फटने वाली नहीं हो जाती ना, उसको फेंकते नहीं हैं हम। अच्छा मरियम, बहुत से घरों में हमने ये भी देखा है, जिस तरह माइक्रोवेव की बात कर रहे हैं कि प्लास्टिक के बर्तन को नहीं करना, इसी तरह कुछ माएँ इतनी लेजी होती हैं कि वो बच्चों के फीडर डायरेक्टली रख देते हैं माइक्रोवेव में गर्म करने के लिए कि जनाब दूध गर्म हो जाए और हम फिर जल्दी जल्दी बच्चों को पिला दें। ये कितना हार्मफुल है? जी बिल्कुल, इस तरह जो प्लास्टिक के फीडर्स होते हैं वो वैसे तो आप धो धा के इस्तेमाल कर लें, एक उनकी शेल्फ लाइफ होती है, तब तक कोई नुकसानदेह नहीं है, लेकिन अगर माइक्रो आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपके बच्चों के लिए नुकसानदेह हैं। और जो प्लास्टिक का इम्पैक्ट भी होता है, जो माइक्रो प्लास्टिक मैंने पहले ही बताया, जो डिफरेंट सोर्सेज से हमारे अंदर जा रहा होता है, भैंसें वगैरह भी जो चल रही होती हैं, तो वो भी माइक्रो प्लास्टिक उन्हें नज़र नहीं आता। हम जो डिस्पोज ऑफ करते हैं या वो जो डीकम्पोज हो जाता है या छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो भी भैंसों के फिर अंदर जाता है। फिर उसका दूध जो अगर माएँ बच्चों को पिला रही हैं या हम भी पी रहे हैं तो उससे भी हमारे अंदर जाता है। तो जो ख़वातीन होती हैं और जो बच्चे छोटे होते हैं, चूँकि उनकी डेवलपमेंट स्टेज होती है, और डेवलपमेंट स्टेज पे आप किसी भी किस्म का डिस्ट्रप्टर जब उनके लिए होता है, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि हार्मोनल डिस्ट्रप्टर होते हैं ये माइक्रो प्लास्टिक्स, तो वो उनके अंदर जाके उनकी ग्रोथ को हिंडर करते हैं, उनकी ग्रोथ सही से नहीं होने देते हैं, उनके डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स भी उनके अंदर आ सकते हैं अगर एक्सपोजर ज़्यादा हो तो। ठीक है, कॉलर्स हैं हमारे साथ। वकास से बात करते हैं पहले। वकास, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम सर, मुल्तान से बात कर रहा हूँ, वकास अहमद। जी वकास, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो अखबारात के शॉपर वगैरह होते हैं जो बाजार में होटल से जो हम खाना वगैरह लेकर आते हैं, उनके क्या नुकसान आते हैं? अखबारात कौन से? वो खाना अखबारों में लपेट के वगैरह बने होते हैं। आपका यस, वो भी हार्मफुल है, बिल्कुल। उसकी तो स्याही उतरनी शुरू हो जाती होगी। अखबार पे जो स्याही जो प्रिंटिंग होती है, पता नहीं कहाँ से होके वो अखबार प्रिंट होके आता है, तो उसका भी बहुत नुकसान है, हार्मफुल है हमारी सेहत के लिए। वकास आप ठीक कह रहे हैं। अक्सर हमने देखा है तंदूर से रोटी लेने जाएं अगर आप, तो वो अखबार के टुकड़े रिसालों के और इस तरह की होती है जिसमें वो लपेट के देते हैं, तो वो भी हार्मफुल है। घर से रुमाल ले जाएं आप, उसमें रोटी पैक करके और फिर आप शॉपर बैग में डाल लें, तो ये अच्छा। वकास, कुछ और कहना चाहेंगे? सर दूसरा ये पूछना था, ये जो दूसरे बर्तन वगैरह होते हैं प्लास्टिक के, उनमें बार दफा हम होटल से गर्म खाने वगैरह लेकर आते हैं, उनके क्या नुकसान होंगे? देखें, गरम खाना वकास उसमें डालना, जिस तरह हमारे एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं, गरम खाना डाल लेना इतना नुकसानदेह नहीं है, लेकिन उस प्लास्टिक के बर्तन को माइक्रोवेव करना वो ज्यादा नुकसानदेह है। नेक्स्ट कॉलर लेते हैं। थैंक यू सो मच वकास, आपने कॉल की और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। और ये हम रोज़मर्रा देखते हैं कि जब सालन या रोटियां बाहर से पकवाते हैं, लेकर आते हैं, तो वो अखबार में लपेट के दे देते हैं गरम गरम। समटाइम सालन भी ऐसे ही उसमें लपेटा हुआ होता है, जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। शॉपर बैग ना चिपक जाता है एक्चुअली, इसलिए मैं लपेटा। एक कॉलर ले लेते हैं, उसके बाद आपसे फिर बात करते हैं। अंबर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अंबर, गुड मॉर्निंग, क्या कहना चाहेंगे? बहुत प्यारी लग रही है आप लोगों का प्रोग्राम, बहुत अच्छा। मैं बहुत शौक से देखती है आपके प्रोग्राम से, हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। अरे वाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंबर, थैंक यू सो मच। आप मुझे गिफ्ट भी देना, मैं भी आपको थैंक यू सो मच कहूंगी, मुझे गिफ्ट भी चाहिए आपसे। सॉरी हम आपको सुन नहीं सके अंबर, दोबारा कहिए प्लीज। मुझे गिफ्ट चाहिए आपसे। ओके, सारे गिफ्ट आपके लिए। बिल्कुल मिल जाएगा आपको गिफ्ट मिल जाएगा। नसीम एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। ओके नसीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा प्रोग्राम बहुत अच्छा है और बहुत ज़रूरी था, वक्त की पुकार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो इस्तेमाल करते हैं फ्रीज़र में,
हम खाना अक्सर बचता है और रख देते हैं। ये क्या है, नुकसान करता है क्या है? और फिर आप कंपनियों वगैरह को कहिए किसी तरीके का इसका नेमुल बदल तैयार करें, हल्के एल्युमिनियम के, कोई भी चीज़ है जो हमारे लिए फायदेमंद हो। इसलिए कि ये सिर्फ प्रोग्राम सुनने से करने से हम भी मजबूर हैं सब, है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात किया आपने जी। नसीम, आप शो देखती रहिए। बेसिकली जो हमारा अगला घंटा है उसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि आपने अपने किचन को हाइजीन किस तरह रखना है, फूड कौन कौन सा आप स्टोर कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं, कौन सा नहीं, कितनी देर करें, कैसे अगर स्टोर भी करना है तो कैसे करें कि उसकी ग़िज़ाइयत बरकरार रहे। तो आप देखते रहे शो, ये भी हमारी डिस्कशन है बिल्कुल। और साथ में गर्मियों का मौसम है और हम प्लास्टिक की बॉटल्स को फ्रिज में भर के रख देते हैं पानी ठंडा करने के लिए। अब ये क्या, ये भी हार्मफुल है, ऐसे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? समटाइम ऐसी बॉटल्स भी होती हैं जिनमें आप पानी स्टोर करते हैं ठंडा करने के लिए, फ्रीज करते हैं, तो वो हार्मफुल नहीं होता। ये सारा हम बात करेंगे इस पर कि कितना नुकसानदेह है और क्या क्या आपको करना चाहिए अपने किचन में और कितना आप अपने किचन को प्लास्टिक से महफूज रख सकते हैं। ये हम जानेंगे। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक्स पे जाने से पहले मैं ये चाह रहा था कि कुछ टिप्स ले लें हम मरियम से, क्योंकि जो शेफ हैं उन्होंने तो हमें बताना है ना कि खाना ठीक है, खाना तो पकाते वक्त प्लास्टिक से दूर कैसे रहना है। तो टिप्स हम ये लेते हैं मरियम आपसे कि प्लास्टिक से हद्दुल इम्कान क्या क्या कोशिश हम कर सकते हैं, कहां कहां हम प्लास्टिक से दूरी इख्तियार कर सकते हैं। मजबूरी बहुत है ना, क्या करें? अच्छा, होता ये है कि जो इंडिविजुअल लेवल पे है हम उसमें काफ़ी कुछ कर सकते हैं। जैसे आपने बताया भी कि खाना अगर हम प्लास्टिक के उसमें लेके जा रहे हैं तो हम अपने बर्तन अपने साथ रखें। जब पता है कि हमने खाना लेना है तो हम बर्तन में ले लें, बजाय इसके कि यार जिस होटल से आप ले रहे हैं वहीं बैठ के आप खा लें, तो आप प्लास्टिक के शॉपर के अंदर आपको नहीं लेना पड़ेगा। इसके अलावा प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ करने के बजाय पानी के लिए, क्योंकि वो वन टाइम यूज़ तो इट्स फाइन, लेकिन अगर आप मोर देन वन टाइम उसको बार बार यूज़ करते हैं प्लास्टिक बॉटल को पानी पीने के लिए, तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। आप अपने पास अपनी बॉटल रखिए जो ग्लास की हो, उससे इतना इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा, आपकी हेल्थ के इम्पैक्ट इतना नहीं आएगा। दूसरा, शॉपर के अंदर हम जो बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं और जो सैंडविचेस हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमें माइक्रोवेव करके देते हैं, तो माइक्रो करने से पहले हम उनको कहें कि आप प्लीज़ इसके ऊपर से प्लास्टिक का रैपर ऊपर से उतार लें। इसका जो फ्रोजन फूड है उनकी शेल्फ लाइफ तो इंक्रीज होती है, लेकिन आप अपना टाइम ड्यूरेशन देख लें कि कितने अरसे से वो फ्रोजन पड़ी है, उसके इम्पैक्ट एक अलग तरह से। तो डेली लाइफ में छोटे छोटे स्टेप्स लेके काफ़ी कुछ कर सकते हैं। गवर्नमेंट लेवल पर तो जो करने की चीज़ है वो तो काफ़ी सारी हैं, उसको रहने देते हैं इस वक्त। लेकिन मरियम ये कहिए कि आपने अभी प्लास्टिक की बॉटल्स की बात की कि उसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो फीडर्स जो होते हैं बच्चों के वो भी तो प्लास्टिक के ही होते हैं ना, तो उस प्लास्टिक में और प्लास्टिक की बॉटल्स के प्लास्टिक में कोई फर्क होता है? बच्चों के फीडर को भी तो फिर जल्दी से चेंज कर लेना चाहिए ना, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये कंपोजिशन वेरी करती है। जो बच्चों के फीडर होते हैं, जो प्लास्टिक बॉटल हम पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं, जो स्टैंडर्ड्स को मीट करती हैं इंडस्ट्रीज़, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन जो फीडर्स बनाते हैं स्टैंडर्ड्स को मीट करती हैं, आप उनके फीडर यूज़ कीजिए। उनके ऊपर लिखा भी होता है, लेबल्स भी होते हैं कि ये आपके बच्चों के लिए ठीक है। होता ये कि माएँ सस्ता फीडर दे के वो 40-50 तक मिल जाता है, वो ले लेती हैं, लेकिन बच्चों पे उस तरह के इम्पैक्ट बड़ा डिफरेंट है कि वो क्वालिटी प्लास्टिक नहीं होता है। प्लास्टिक की बहुत सारी किस्में होती हैं, तो जो तस्दीक शुदा है डिफरेंट कंपनीज से वो लेनी चाहिए, उसका इम्पैक्ट उस तरह से नहीं होता है, लेकिन एक अरसे के बाद जाहिर है उसको भी चेंज करना। बिल्कुल 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 ठीक हो गया मरियम। जाहिर है हमने अपने सेगमेंट में अपने देखने वालों को खास तौर पर प्लास्टिक को हम कैसे महफूज बना सकते हैं अपने किचन को, और प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम कर सकते हैं। अभी और बहुत कुछ है, लेकिन एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक वापस आएंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि आप अपने बावर्ची खाना यानी अपने किचन को किस तरह से साफ रख सकते हैं, और बावर्ची खाना होना कैसा चाहिए जिसमें आप जो है वो एक हेल्दी फूड, जाहिर है वहाँ से आप प्रोड्यूस करेंगे और वही हेल्दी फूड आप खाएंगे और जरासीम कुश
कैसे होना चाहिए उसको, कैसे होना चाहिए और उसकी सफाई और ये सारी बातें हम करेंगे, क्योंकि बावर्ची खाना एक ऐसी जगह है जो घर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लेकिन खवातीन का बहुत ज्यादा टाइम वहाँ पर गुजरता है। और लेकिन जमील देखा ये जाता है कि जब घर की कंस्ट्रक्शन होती है बाकी हिस्से को बहुत अच्छे से बनाया जाता है, तो किचन की जगह जो है वो बहुत छोटी कर दी जाती है। तो आज हम इस पे बात कमरे बड़े होने चाहिए, किचन छोटा, बेचारे किचन पे हम बात कर रहे हैं। यस, किचन में वैसे मैं तो कहता हूँ थोड़ा छोटा लॉन भी होना चाहिए, खवातीन खाना बनाते बनाते थोड़ी वॉक भी कर लें, थोड़ा बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, है ना, बहुत बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत बड़ा होना चाहिए। ओके जी, अब हम बात करेंगे पैनल है उसका तारुफ। यस, पैनल का तारुफ करवा देते हैं। बिल्कुल नाइमा खान है हमारे साथ, इंटीरियर डिजाइन। आज आप मेरा इम्तिहान ले रहे हैं, मुझे समझ आ गई है। कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। ठीक ठाक, थैंक यू। और इस्लामाबाद से हमारे साथ लुबना है, हमारे शोज का हिस्सा रहती हैं। लाहौर भी हमारे साथ स्टूडियो में थी, इस्लामाबाद से भी हमें काफ़ी टाइम से ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर ग़िज़ाइयत हैं। और लुबना आपसे भी, आपको भी गुड मॉर्निंग कहेंगे। आज चूंकि आपने हमारा रिपोर्ट भी सुन ली और जो हमने इंट्रो कराया वो भी आपने सुन लिया। किचन की हम बात करेंगे, लेकिन आपसे जो हम बात करेंगे वो ये कि अगर किचन गंदा है, साफ नहीं है, तो फिर हमें क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। हम अपनी ग़िज़ा के ज़रिए क्या क्या चीज़ें अपने अंदर ले जाते हैं जो बीमारियों की सूरत में हमें परेशान करती हैं। अब मैं आपको नहीं बोलने दूंगी। बिल्कुल जी लुबना, वो समझिए मुझे नहीं बोले दे। जी, तो ऐसा है दुआ कि जो बहुत सारी बीमारियां, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आती हैं किचन के थ्रू। तो इनमें से बहुत सारी हैं जिनका नाम होता है सैल्मोनेला, ई कोलाई, लिस्टीरिया। ये सारे कंटेमिनेशन डिजीज़ हैं जो हमारे किचन से ही शुरू होते हैं। तो जैसे कि मैं बहुत दफ़ा देखती हूँ कि कटिंग बोर्ड्स हमारे हैं, उसी पे ख़वातीन चिकन भी काट रही हैं, उसी पे फिर सब्जियाँ भी कट रही हैं। उस कटिंग बोर्ड को धोया नहीं सही से, या कटिंग बोर्ड अलग अलग नहीं है, तो इस तरह से क्या होता है, क्रॉस कंटेमिनेशन हो जाती है। तो अब बहुत ज़रूरी है कि ये सब बड़ा एग्जांपल है मेरा कि आपकी जो छुरियां हैं या आपके जो कटिंग बोर्ड्स हैं वो अलग होने चाहिए मीट प्रोड्यूस के, और आपके जो सब्जियां या ब्रेड इस तरह की सारी चीज़ें हैं उनको आप अलग रखें। बिल्कुल उसी तरह ज़रूरी है कि जो आपके फ्रिज में हैं चीज़ें, अगर आपके लेफ़्ट ओवर्स हैं वो अलग पड़े हुए होने चाहिए, आपका जो फ्रेश प्रोड्यूस यानी कि मीट वगैरह है उनको अलग कंटेनर्स में होना चाहिए। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत की है। और फिर हम हाथ नहीं धोते, मतलब कि आपने मीट वगैरह चिकन वगैरह काटा, उसके बाद आपने हाथ नहीं धोया, उसी हाथ से आपने सब्जी उठा ली और आप उसको काटना शुरू हो गए, तो उससे बहुत ज़्यादा क्रॉस कंटेमिनेशन शुरू हो जाती है। और उससे डिजीज़ लाइक फूड पॉइजनिंग, स्टमक बग, स्टमक फ्लू, गैस्ट्रो के डिजीज़, डायरिया, ये सारे चंद एग्जाम्पल्स हैं जो कि आ जाते हैं बिकॉज ऑफ कंटेमिनेशन या आपने फूड हैंडलिंग सही नहीं की। फिर हम जब खाना बनाते हैं उसको अपने किस हीट में आपने बनाया वो सही नहीं है, अंदर से कच्चा रह गया, पिंक रह गया, उससे डिजीज़ आ जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आपका स्टोरेज का तरीका बहुत अच्छा हो और आपका बनाने का तरीका, और जो आपके टूल्स हैं, सबसे ज़रूरी है जो आपके टूल्स हैं वो साफ़ सुथरे होने चाहिए। और फिर ये भी बहुत ज़रूरी है जो आपकी शेल्फ लाइफ है, फ्रिज में कितने अरसे खाना रहेगा या फ्रीज़र में कितने अरसे खाना रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, ठीक है, ये कॉमन बीमारियां आपने बता दी। अब जो आप कह रही थी ना जो हमें पता होना चाहिए, उस पर बाद में आते हैं। थोड़ा सा टाइम दे, हम ज़रा शेफ़ से बात करते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर से बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि जब खाना बनाती हैं आप, उसको हाइजीन रखने के लिए बहुत साफ़ सुथरा हो, जरासीम से पाक हो, किन किन चीज़ों की एहतियात करती हैं आप? सबसे पहले तो जैसे सब्ज़ी और गोश्त वगैरह है तो उसको वॉश करना डेफिनेटली, तो उसको अच्छे से वॉश करना चाहिए। हमारी सब्जियों पे बहुत ज़्यादा स्प्रे हुआ होता है, सो एवरीबडी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। तो हमेशा धो के इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे ओपन होती हैं जैसे सब्जियां, जैसे गोभी है, शिमला मिर्च है, तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्प्रे होता है, आप इनको एज इट इज़ यूज़ करते हैं। बहुत अच्छे से, गर्म पानी से, ठंडे पानी से? ठंडे से ही धोएं, लेकिन बहुत अच्छे से धोएं। कहा जाता है कि एप्पल हो गए, बहुत से फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिन पे वैक्स लगाया तो उसको बड़ा चमकाने के लिए, तो उसको गर्म पानी से धोना चाहिए। इज इट ट्रू? ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत गर्म से नहीं धोएं, बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म नहीं, ल्यूक वार्म से धो लें। और जैसे मटर हैं वो अंदर होते हैं, जैसे केला है वो पील के अंदर होता है, दैट्स फाइन। लेकिन जो सब्जियां या जो फ्रूट होते हैं जो ओपन, आप उनके ऊपर स्प्रे हो सकता है और आप उनको यूज़ करते हैं, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। ओके। और वो जो हांडी और इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें खाना, पैन्स हो गए, नॉन स्टिक भी होते हैं, फिर उसको कैसे हम जरासीम से पाक रखें? नॉन स्टिक जो पैन्स होते हैं उसके लिए मैं इतना कहूँगी कि उसके लिए आप जैसे नॉर्मल जो दूसरे स्टील के बर्तन होते हैं उनको धोने के लिए आप लोहे के भी वो स्क्रैचेस जो होते हैं वो यूज़ करते हैं।
लेकिन उसके लिए नहीं यूज़ करें, उनको भिगो के रखें। जब भी आप उनको वॉश करें गर्म पानी में थोड़ा भिगो दें, थोड़ी देर वो सोक हो जाएगा तो आप उनको इजीली वॉश कर सकते हैं। और ये जो आप चूज़ करते हैं जो बर्तन धोने के लिए जो भी चीज़ चूज़ करते हैं उसके लिए नहीं, जो आप यानी कि लिक्विड यूज़ करते हैं, जो साबुन यूज़ करते हैं उसको बहुत ध्यान से देखें। कोई सस्ते वाला या मतलब चीप नहीं यूज़ करना चाहिए। कंपनी देखें उसका, देखें कि वो कैसा उसका मेयार है, उसके हवाले से देखें। और फिर क्योंकि जो ऐसी चीज़ें होती हैं उनमें स्मेल जो है वो कवर नहीं कर पाता, जो साबुन है ऐसा, तो स्मेल जानी चाहिए। जो फूड की स्मेल होती है वो बर्तन में नहीं होनी चाहिए। मोस्टली जैसे अंडे की स्मेल होती है, चिकन की स्मेल होती है, तो वो फूड बर्तन में रह जाती है, तो वो नहीं रहनी चाहिए। वो कैसे बचें उससे, क्या करें? आप अलग अलग धोएं? अलग अलग धोएं। जैसे अंडे की सफ़ेदी या अंडे की जो स्मेल होती है उसके वो जाती है, देर से जाती है, तो उसके लिए आप अलहदा से एक वो रखें कपड़ा या जो भी जिससे भी आप वॉश करते हैं, जो स्पॉन्ज रखते हैं उसको अलहदा से रखें। चिकन के लिए अलहदा रखें और बाकी बर्तनों के लिए अलहदा रखें। सही, ठीक हो गया। मज़ीद भी आपसे बात करते हैं। नाइमा, जो किचन को हम साफ़ रखने की बात कर रहे हैं तो आप ज़ाहिर है इसको ज़्यादा अच्छे से बता सकेंगी बनावट के एतबार से कि हमें किचन में बहुत ज़्यादा सफाई रखें भी सही और इतनी ज़्यादा खपना भी ना पड़े। किचन का कैसा होना चाहिए? आजकल बेसिकली जो ट्रेंड चल रहा है दैट इज़ मॉडर्न लाइन। इसको इसीलिए मॉडर्न लाइन बनाया जा रहा है ताकि लोगों को ईजी हो कि वो आराम से अपने किचन को साफ़ कर सकें, मेंटेन कर सकें और उसको मतलब बेहतर तरीके से यूज़ कर सकें। ईजी एक्सेस स्टोरेज की होनी चाहिए, आपके पास प्रॉपर स्टोरेज एरियाज़ होने चाहिए जिसमें आप ग्रॉसरी, अपना बाकी सारा सामान, यूटेंसिल्स का, क्रॉकरी आप अलग सेक्शंस में रखें ताकि आपको हाइजीन में और आपको कुकिंग करते हुए प्रॉब्लम ना हो। और मॉडर्न मतलब आजकल ज़्यादा ट्रेंड में इन है इटालियन किचन। आप छोटे किचन का छोटे बड़े किचन का छोटे बड़े से तो मतलब आपके घर पे डिपेंड करता है कि आपका घर बड़ा है और कितना छोटा है। आप उसमें एक स्टैंडर्ड साइज़ में आप किचन बनवाएं। स्टैंडर्ड साइज़ में आ जाता है कि आप लोगों का एक ट्रायंगल होता है, वर्किंग ट्रायंगल होता है किचन में, जिसके अंदर आपने अपना स्टोव, अपना रेफ्रिजरेटर और अपना कुकिंग जो सिंक है, सॉरी, जहाँ पे आप डिश वॉशिंग करते हैं, वो एरिया आपका एक दूसरे के इतना करीब हो कि आप 3 फीट से मिनिमम ना हो, मतलब कम ना हो, और 7 फीट से ज़्यादा ना हो। तो इससे इसके अंदर आप जब भी काम कर रहे होंगे तो आपके लिए इजी एक्सेस होगा कि आप इजीली उसको लाइक वाइल कुकिंग आपके लिए इजी होगा कि आप वहाँ पे आराम से कुकिंग कर सकते हैं, आपका एक स्टैंडर्ड मेंटेन रहेगा। लेकिन आजकल लोग छोटे किचन्स को भी मतलब बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं। सिंगल वॉल किचन्स होते हैं, उसके अंदर आप अपनी उतनी ही प्रोडक्ट्स रखें जितनी आपके पास स्पेस है, ना कि आप अपनी पूरा काउंटर लोगों ने भरा होता है और वो यूज़ कर रहे होते हैं सामान, अपनी चीज़ें बिखेरी होती हैं, तो ये गलत है। हवादार कितना होना चाहिए? हवादार मैं ये कहती हूँ कि हवादार होना चाहिए। बहुत ज़्यादा होना चाहिए? नहीं, इतना नहीं, मतलब मीडियम आपकी विंडोज़ ज़रूरी हैं क्योंकि आपको सनलाइट भी चाहिए होती है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है जर्म्स भी होते हैं, बैक्टीरियाज भी होते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वहाँ पे विंडोज़ रखें ताकि आपको सनलाइट मिले और आपकी वेंटिलेशन होती रहे। आप अपने एग्जॉस्ट फैंस भी यूज़ करते हैं, हुड्स यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू आपकी जो किचन की स्मेल है या फिर आप किचन फूड की स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। और जो स्टैंडर्ड्स आप शेयर कर रही हैं उसमें जो वॉशिंग सिंक है और स्टोव है उसके दरमियान कितना फासला होना चाहिए? किचन सिंक और आपको मैंने बताया जिस तरह ट्रायंगल के अंदर ही आपको रहना चाहिए। 12 फीट जो है दैट इज़ मिनिमम कि 12 फीट के अंदर ट्रायंगल होना चाहिए। उसी के अंदर आप लोग लाइक कुकिंग करते हुए आपके लिए आसानी होगी वाइल प्रिपेयरिंग द फूड। इवन आप लोग अगर अपना वॉश कर रहे हैं बर्तन, साथ साथ आप अपना काउंटर भी साफ़ रख रहे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसके अंदर एटलीस्ट आप मिनिमम 12 फीट के अंदर आपको रहना चाहिए। ओके, ठीक हो गया। यानी आप एक अगर वैसे बड़ा किचन नहीं बना सकते, अगर आपकी स्पेस है तो बना लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं बना सकते हो तो जो स्टैंडर्ड साइज़ है उसको ज़रूर मीट करना चाहिए। आयशा, एक छोटा सा सवाल, फिर हम लुबना की तरफ जाएंगे। अभी आप बात करी थी कि जो हम नॉन स्टिक बर्तन भी यूज़ करते हैं और ख़ासतौर पर समटाइम हम प्लास्टिक के बर्तनों में भी खाना डाल देते हैं, तो खाना पकाना जो है वो ज़्यादा, अगर हम हाइजीन की बात करते हैं तो वो कौन से बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए? स्टील के या नॉन स्टिक सबसे बेस्ट होता है? नॉन स्टिक भी बेस्ट है और सिल्वर स्टील जिसको कहते हैं सिल्वर स्टील, उसमें भी खाना पका सकते हैं। नॉन स्टिक डिपेंड करता है कि जैसे कुछ लोग इस
ऑयल कम यूज़ करना चाहते हैं तो वो नॉन स्टिक में यूज़ करते हैं। और जो बाकी अगर हमारे देसी खाने बनते हैं तो वो आपको पता है वो तो मिट्टी की हांडियों में भी बनते हैं गांव वगैरह साइड पे, लेकिन कुछ जो देसी फूड है भी ट्रेंड आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बनाने चाहिए। मैं इस हक में हूँ कि बनाने चाहिए। आपको अपनी ट्रेडिशन को नहीं छोड़ना चाहिए। और ट्रेडिशन से एक और बात याद आई कि जो स्टोरेज की हम बात कर रहे थे और शॉपिंग बैग की लास्ट उसमें बात हुई है सेगमेंट में, तो पहले ट्रेंड था थैलों में लोग खाना या कोई चीज़ सब्ज़ी वगैरह बाहर से घर लेके आते थे, तो उसको ये भूलना नहीं चाहिए हमें अपनी ट्रेडिशन को, लेकिन उसको एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि वो कपड़े के थैलों में चीज़ें आती थी तो वो इतनी नुकसानदेह नहीं होती थी। जैसे दूध है या कुछ ऐसा सब्ज़ी वगैरह आती थी, दूध के लिए बर्तन इस्तेमाल होते थे या खाने के लिए जो बाहर से आते थे वो बर्तन इस्तेमाल होते थे, और जो सब्ज़ी या गोश्त वगैरह आता था उसके लिए बिल्कुल थैले वगैरह इस्तेमाल। अच्छा, ऑयल जो हम यूज़ करते हैं किचन में, फ्राइज़ बनाए, कुछ भी फ्राई किया, चिकन भी, नगेट्स, कुछ उसी ऑयल को हम रख देते हैं साइड पे, ढक देते हैं उसको, और ये गलत चीज़ है। हफ्ते बाद दोबारा यूज़ करेंगे, ये होना चाहिए? ये गलत चीज़ है। अगर आपने उसको रीयूज़ भी करना है तो सिर्फ विद इन 2 डेज आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आप उसको ज़्यादा देर नहीं रखेंगे। ओके, बिकॉज उसमें फिर वो केमिकल बॉडीज जो हैं वो फिर प्रोड्यूस हो जाती हैं और फिर डेफिनेटली आपके लिए नुकसान। या अगर यूज़ करना है तो उसको स्ट्रेन कर लें, लाइक बाद में यूज़ करने के लिए। हाँ, स्ट्रेन तो लाजमी करें। अगर दूसरे तीसरे दिन भी आप यूज़ कर रहे हैं तो स्ट्रेन तो करें लाजमी। और अगर किचन से बदबू आने लग जाए, बहुत से, जिसका नाइमा भी जिक्र करती है, बहुत से खानों की एक स्मेल होती है, समटाइम वो थोड़े ख़राब होने लगे तो स्मेल बढ़ जाती है, तो सारा कुछ बाहर निकाल के किचन वॉश करना चाहिए या इसके क्या टेक्निकली? सबसे पहले तो ये बात आप जहन में रखें कि आपको अपना जो फूड है वो ओपन काउंटर पे नहीं छोड़ना। उससे किचन में कीड़े भी आते हैं, उससे किचन में चूहे भी आते हैं, और अगर आप कोई भी ज़र्रे रह जाते हैं शेल्फ के ऊपर या कुछ ऐसा, तो हाइजीन इज़ ऑलवेज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो चूल्हे की सफाई हो, वो आपकी शेल्फ की सफाई हो, वो कोने खुदरों की सफाई हो, तो सारे घर की सफाई से बेहतर जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ज़रूरी है वो आपकी किचन की सफाई है, क्योंकि वहाँ से सेहत प्रोवाइड हो रही है आपके पूरी फैमिली को, आपके पूरे ख़ानदान को, जो आपके घर में दावत हो रही है उनको भी। बिल्कुल। तो ये देखा जाता है कि लोग सिंक में खाना फेंक देते हैं, ग्रीसी फूड जो है वो सिंक में लोग बहुत ज़्यादा फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे आपके पाइप्स, आपकी जो सीवरेज सिस्टम है वो ख़राब होता है, जिसकी वजह से आपके इंटीरियर में बहुत सा फ़र्क आता है। लाइक आपके स्मेल हो जाती है, आप स्पेशली जब आप किचन में आते हैं तो किचन के अंदर एक स्मेल आपको फील होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कि आप सिंक के अंदर अपना खाना फेंक देते हैं, जिसकी वजह से पाइप्स के अंदर गंद फंस जाता है और फिर जरासीम, बिल्कुल, और जरासीम बनते हैं और कीड़े मकोड़े, और आप लाइक देखते हैं कि बहुत सारे आप हो जाते हैं। ये जो आपने कीड़े मकोड़ों की बात की ना, इट्स सो इम्पोर्टेंट। इसके लिए टिप्स भी हैं मेरे पास, मैं आपसे लेते हैं, जरूर टिप्स लेंगे। लोग फिर स्प्रे कर देते हैं जो और खतरनाक भी होता है, क्योंकि वो सांस के जरिए भी अंदर जा रहा होता है जब हम किचन में आप काम लाइक उसमें छिपकली भी है, लाल बेग भी है, कीड़े मकोड़े भी हैं, उसमें दीमक भी है जो लकड़ी को लग जाती है, बहुत सी ऐसी चीजें। ये डिस्कस करेंगे। एक कॉलर लेते हैं हम, साबिर हमारे साथ है लाहौर से। साबिर, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया आज, और इससे हमें ये अवेयरनेस हुई है कि ये ओवन का इस्तेमाल हम करते हैं और इसको कितनी देर करना चाहिए। अगर कहते हैं आप इसमें प्लास्टिक के बर्तन ना इस्तेमाल करो, अगर करते हैं तो अक्सर सुनने में आया है कि कैंसर होता है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना है। कुछ और पूछना चाहेंगे? हाँ, ये भी पूछना चाहेंगे, जो हम शीट्स लगाते हैं ऊपर, उस शीट के ऊपर प्लास्टिक लगाएं कि टाइल्स लगाएं? ओके, ठीक है साबिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आपने कॉल की, एक बड़ी अच्छी आपने एक तो ऐड की चीज़ और दूसरा आपने पूछी भी। तो लुबना, आपसे पूछना चाहेंगे, एक तो साबिर साहब ने जो माइक्रोवेव की बात किया है, इस मुतालिक भी बताएं थोड़ा। कैंसर कॉजिंग तो बहुत सी रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं, और कौन कौन सी बीमारियां हैं जो प्लास्टिक को हम ओवन में गर्म करते हैं, कोई भी खाना गर्म करने के लिए, तो उसमें क्या हार्मफुल ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं? देखिए, जो सबसे बड़ा मेन केमिकल जो प्लास्टिक में डेंजरस है ना, वो है BPA। तो आपने जब कोई भी प्लास्टिक की चीज़ परचेस करनी है तो कोशिश करें कि आप लेबल पे पढ़ें कि BPA फ्री लिखा हुआ हो। लेकिन बहुत सारी अब स्टडीज़ आई भी हैं कि जिन पे BPA फ्री भी लिखा हुआ है उन पे BPS है। तो बेसिकली BPA एक केमिकल होता है
जो कि प्लास्टिक को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या ड्यूरेबल करने के लिए बनाया जाता है। तो उससे आपने दूर रहना है, क्योंकि जब वो हीट होता है तो इट गेट्स रिलीज इनटू योर फूड के अंदर आता है तो हमारे अंदर जाता है। और जैसे पहले भी आपके शो में बात हुई है कि हार्मोन लेवल्स और इनफर्टिलिटी, ये बहुत कम चीज़ें जो होती हैं उससे, तो उससे आपने दूर रहना है। जहाँ तक आपने बेबी बॉटल्स की भी बात की थी, तो उनको गर्म करने का जो मेन तरीका है वो ये होता है कि आप एक गर्म पानी का बोल या कोई देगचा लें और उसके अंदर फॉर्मूला जो आपका है या बेबी का जो मिल्क है उसको उसके अंदर डाल के उसके अंदर हीट करें, बिल्कुल माइल्डली। हम उसको बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं कि उबाल आ जाए उसमें, ये गलत बात है। उसमें क्या होता है कि जो मिल्क के प्रोटीन्स होते हैं वो टूट जाते हैं, और जब वो टूटते हैं तो उस मिल्क के अंदर आ जाते हैं हॉट स्पॉट्स, जिनको मैं कहती हूँ। उसको आप जितना मर्जी शेक कर लें वो सही नहीं होते, और उसके जो न्यूट्रिएंट लेवल है वो भी ख़राब हो जाता है। और जब आप बेबी को वो दे रहे हो या खुद भी कंज्यूम कर रहे हो तो अपनी बॉडी में आप वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट जो उस खाने का था वो तो जा ही नहीं रहा, इंस्टेड वो पार्टिकल्स जा रहे हैं या ब्रोकन प्रोटीन्स जा रहे हैं, इनका कोई मकसद नहीं है। तो BPA एक मेन केमिकल है जिससे आपने दूर रहना है। तो उसके लिए ऑब्वियसली रिकमेंडेड है कि आप ग्लास की चीज़ों में चीज़ें हीट करें, और अगर कर भी रहे हैं तो कोशिश करें कि मिनिमल रहे। आप उसको ऑब्वियसली चूल्हे के ऊपर भी हीट कर सकते हैं, जैसे मैंने एक और तरीका बताया कि एक गर्म पानी का बोल लें, उसके अंदर रख दें और मेल्ट होने दें या थोड़ा सा हीट होने दें माइल्डली, वो भी ठीक तरीका है। तो उसको जो माइक्रोवेव का है इस्तेमाल उसको कम से कम रखना चाहिए। बहुत ज़रूरी है तो आप उसको बिल्कुल यूज़ करें, ऑब्वियसली आजकल की ज़िंदगी में इतना ज़रूरी हो जाता है तो दैट्स फाइन। लेकिन फिर जो आप यूज़ करें चीज़ें, माइक्रोवेव सेफ डिशेस जो होती हैं उनके ऊपर लेबल्स लगे हुए होते हैं वो इस्तेमाल करें। कभी भी मैं देखती हूँ कि प्लास्टिक लगा हुआ होता है या इवन पेपर टॉवल जो होते हैं किचन के, आपने वो प्लेट में रखे हुए और वो अंदर जा रहा है, तो उससे तो फायर हैजर्ड्स होते हैं, लेकिन हम पे अटेंशन बिल्कुल नहीं करते या बच्चे डाल देते हैं। तो उससे आपने दूर रहना है, क्योंकि ऑब्वियसली जब ये चीज़ें हीट होती हैं तो वो अपने सारे केमिकल्स रिलीज कर देती हैं, आपके खाने में मिक्स हो जाते हैं। ओके लुबना, लेट्स टॉक अबाउट स्टोरेज नाउ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये खवातीन के लिए जानना कि किसी भी फूड को, वो पका हुआ हो या कच्चा हो या सब्जी हो, फ्रूट हो, गोश्त हो, उसको कितनी देर तक स्टोर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पोर्शंस में, प्लास्टिक रैप्स में, किस तरह? तो ये नाउ इट्स अप टू यू, आप कहां से स्टार्ट करना चाहती हैं? स्टोरेज के बारे में बताएं, किस तरह हम उसको इफेक्टिव बना सकते हैं, टाइम के लिए स्टोरेज करनी चाहिए? बिल्कुल जी बिल्कुल, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि आई थिंक कि लोग स्टोर करके खाना बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तो जब आप कोई खाना फ्रिज में रख रहे हैं, अगर कोई लेफ्ट ओवर खाना, यानी कि आपने कोई खाना जो आज बनाया और फ्रिज में आपने रख दिया, तो वो आपने यूज़ करना है विद इन, जो मेरा रूल ऑफ थंब है वो ये है कि विद इन 3 to 4 डेज़ आप उसको कंज्यूम कर लें। अगर आपने नहीं किया तो आप उसको प्लीज़ थ्रो आउट कर दें। और जो बाकी खाना है कि जो आपका प्रोड्यूस है, यानी कि सब्जियाँ हो गई या इस तरह का जो सब्जियाँ हैं और फ्रूट्स वगैरह हैं वो हैं, तो दैट ऑल्सो आपने कंज्यूम करना है विद इन 1 वीक। और एक अच्छा तरीका उसको ये होता है कि आप देखते हैं बहुत से खानों में मोल्ड या फंगस आना शुरू हो जाता है, तो अगर वो आना शुरू हो जाए तो ऑब्वियसली आप, ये बहुत से लोग करते हैं कि उस वाले हिस्से को काट के फेंक दिया और बाकी हिस्सा उन्होंने कंज्यूम कर लिया या खा लिया, दैट्स फाइन। ये ठीक तरीका नहीं है, क्योंकि वो जरासीम उस खाने के अंदर आ चुका है, तो आप उसको कंज्यूम प्लीज़ बिल्कुल भी ना करें। और अगर कोई ऐसा खाना जो आप फ्रीज़र में डाल रहे हैं, तो मेरा रूल ऑफ थंब होता है कि मैक्सिमम 3 months उसको आपने फ्रीज़ रखना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो यानी कि अगर कोई मीट भी है, कोई चिकन वगैरह भी है, तो वो भी ऑब्वियसली अबाउट 3 to 4 months उसकी लाइफ होती है, उसके बाद नहीं। ये मैं कच्चे चिकन की बात कर रही हूँ। और अगर वो कुक्ड था और आपने उसको कुक होने के बाद फ्रीज़ किया है, तो वो लाइफ और भी ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है। बहुत सी दफ़ा स्मेल में हमें नहीं पता चलता, लेकिन इसलिए ये टाइमलाइंस पता होना बहुत ज़रूरी है। तो लाइक आई सेड, फ्रीज़र के लिए 3 months मैक्सिमम, 3 to 4 months, और फ्रिज के लिए अगर कोई खाना है या वेजिटेबल्स हैं तो विद इन अ वीक और 2 आपको वो बिल्कुल कंज्यूम कर लेना चाहिए। और जो खाना आपने बचाया है और फ्रिज में रखा है, 3 to 5 days मैक्सिमम उसकी अमाउंट होती है। तो ज़्यादा प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए कि आप फ्रेश खाना बनाओ, उसमें अगर जो स्टोर भी करते हैं या 3 या 4 दिन, उनमें भी क्या ऐसे चांसेस होते हैं कि कुछ जरासीम या उसकी जो ग़िज़ाइयत है खाने की वो ख़त्म हो जाए? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपकी जो कूलिंग सिस्टम है फ्रिज का वो कितना एक्यूरेट है। इसलिए मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि आप वो थर्मोमीटर अपने फ्रिज का बिल्कुल ऑन चेक रखें। और आपकी जो फ्रिज की बुकलेट आती है, जो हम लोग पढ़ते ही नहीं है, उसमें रिकमेंडेड टेम्परेचर्स बताए हुए होते हैं डिपेंडिंग कि आपकी फ्रिज की कंपनी क्या है, तो उसके लिहाज से आप उसको रखें। फिर हमारे यहाँ लाइट भी जाती है, तो खाना उससे भी बहुत ख़राब होता है, तो उससे आप बहुत ज़रूरी कि आप नज़र रखें कि खाने को क्या हो रहा है। सेम थिंग विद फ्रीज़र फूड कि आप लाइट चली गई, घंटे के लिए चली गई, खाना मेल्ट हुआ, फिर से
रीफ्रीज हो रहा है, तो वो फिर ठीक नहीं है। एक दफ़ा आपने फ्रीजर से खाना निकाल लिया है या मीट निकाल लिया, उसको आप रीफ्रीज बिल्कुल भी ना करें, वो खाना फिर सही नहीं होता। उससे वही फ्रीजर बर्न्स और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, तो वो आप बिल्कुल नहीं करें। रीफ्रीजिंग गलत है। हाँ बिल्कुल, अगर लेफ्ट ओवर खाना है तो देखिए अब ऑब्वियसली आप उसको जितना ज़्यादा स्टोर करेंगे उतना ज़्यादा उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ऑब्वियसली नीचे जा रही है, लेकिन 3 to 5 days इज़ ओके। उसके बाद आप बिल्कुल भी उसको कंज्यूम ना करें। जो होता है हम फ्रिज भी साफ नहीं करते ना, तो ये भी एक इशू है। तो मैं तो हमेशा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जरूर करें। यही मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फ्रिज एक हफ्ते में एक दफा उसको क्लीन जरूर करें। अच्छा, फ्रिज का जो रबड़ होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है? सबसे ज्यादा जो गंद जरासीम होते हैं ना, सब उसी में फंसे होते हैं और उसको निकालना भी बड़ा मुश्किल है। तो वो कितनी दफा साफ करना चाहिए आपको? वहां से कौन कौन से जरासीम हम खा जाते हैं? जी, तो उससे आप ये देखिए जो खाने में आपका मोल्ड या बैक्टीरिया या फूड जब कोई ज़्यादा ठंडा हो जाता है वो अपना रेजिड्यू छोड़ जाता है, या कोई खाना लीक हो गया, आपने दूध रखा था वो हल्का सा स्पिल हो गया, तो वो जो जरासीम है फिर वो उसमें पड़े रहे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी रबर और इवन मैं तो कहती हूँ जो सारे कंटेनर्स हैं आप वो शेल्फ वगैरह सारे निकालें एक दफ़ा। और मैं जो करती हूँ वो पानी और विनेगर को मिक्स करके फ्रिज को ऑफ करके आप बिल्कुल उसको हफ्ते में एक दफ़ा डीप क्लीन वाइप डाउन करें, प्रॉपर उसकी हवा निकलने दें और फिर दोबारा से उसके अंदर खाना आप स्टोर करें। तो ये एक अच्छा तरीका है उसको साफ करने का। और जो आपने रबर की वगैरह और फिल्टर्स की बात आती है तो वो तो ऑब्वियसली आपने विद टाइम रिप्लेस करनी ही है। हमें पता ही नहीं होता कि फिल्टर को रिप्लेस करना होता है, तो आप मैं तो कहती हूँ हर महीने एक दफ़ा चेक कर लें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपने जहाँ पे फ्रिज रखा हुआ है वहाँ पे डर्ट या डस्टी एयर ज़्यादा है, शायद आपका वेंटिलेशन ज़्यादा आ रही है तो वो ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स उसमें ट्रैप हो गए हैं। तो महीने में एक दफ़ा कम से कम आप उसको चेक कर लें कि उसमें कितना ज़्यादा डस्ट फंसा हुआ है, तो उसको आप रिप्लेस करें। सेम थिंग विद रबर, आप उसको ज़रूरी है कि दबा के देखें चिपचिपाहट तो नहीं आ रही, उसको रिप्लेस करना ज़रूरी है। सेम थिंग विद हुड, जो एग्जॉस्ट की बात आती है, हम जब खाना बनाते हैं हाँ जी ऑन कर दें, लेकिन हम ऊपर उसको देखते नहीं है कि उसके अंदर कितनी ज़्यादा वो चिपचिपाहट और वो ऑयल के छींटे चले गए हैं, तो वही आप उसमें बार बार उसको हवा निकल रही है, उससे खींच रही है, तो उससे सारे जरासीम वही रोटेट करना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आप इंटैक्ट रखें। इवन किचन के जो शेल्व्स हैं उनको भी आप बिल्कुल वाइप डाउन करें। जो सारे कीड़े मकोड़े चींटियाँ वगैरह हैं ये सारे वहीं से आती हैं, क्योंकि आपने नमक लिया या चीनी ली फिर आपने वापस रखी, हल्का सा स्पिल हो गया, मिल्क पाउडर्स हो गए स्पिल हो गए, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनको वाइप डाउन करें। उससे ये भी होता है कि आपके पेस्ट वगैरह नहीं आएंगे और आपका एक तो ऑर्गेनाइज भी रहेगा। तो हफ्ते में एक दफ़ा तो आप कम से कम डीप क्लीनिंग किचन, फ्रिज, सारे अप्लाइंसेस, स्टोव वगैरह की करना बहुत ज़रूरी है। ऑल राइट, बहुत इन्फॉर्मेटिव है ये। मुझे लगता है लुबना आपका बहुत ज़्यादा टाइम किचन में गुजरता है, लेकिन जरासीम की जहाँ तक आपने बात की है तो उससे किसका बचाव मुमकिन है, कैसे कैसे कौन कौन से जरासीम फूड में शामिल होते हैं, ये हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, वेलकम बैक, खुश आमदीद कहेंगे एक बार फिर आपको। अब हम बात करेंगे थोड़ी बदबू पे, फ्रिज की बदबू, डस्टबिन एरिया की बदबू, स्टोव की बदबू, शेल्फ्स की बदबू, किस तरह उससे हम निजात पा सकते हैं, क्या क्या टोटके इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो मर्द हज़रात जो किचन में जाते हैं और कहते हैं हो यार किस चीज़ की स्मेल आ रही है, ठीक है, तो वो खवातीन की भी रहनुमाई हो जाएगी। मर्दों को पता चल जाए अच्छा ये वाली स्मेल है तो ये इस चीज़ की है। आशा, आपसे जानेंगे हम। फ्रिज की स्मेल की तरफ आते हैं। पहले फ्रिज की स्मेल होती है अगर आपने खाना उसमें रखा हुआ है, कुछ ऐसी कुछ हैं जैसे खरबूजा है, अमरूद है, आप उसमें रखते हैं तो आपके पानी में भी स्मेल आ जाती है। सो जब आप ऐसी चीज़ें फ्रिज में रखें तो साथ कुछ आपको प्रिकॉशंस भी लेने पड़ते हैं। आप कोयला रख दें फ्रिज में, उससे भी स्मेल नहीं फैलेगी। और इसके अलावा आप बेकिंग सोडा लें और उसमें थोड़ा सा सिरका डालें और उसको आप थोड़ा सा मिक्स करके तो वो एक छोटी सी वो कटोरी या जो भी पॉट है छोटी सी, उसमें आप रख के तो फ्रिज के साइड पे कवर करके रखना। नहीं, कवर करके नहीं, वो स्मेल कैच करती है। ओके, तो उससे ये सिर्फ फ्रिज के लिए है और कहीं नहीं यूज कर सकते? नहीं, और कहीं इसको नहीं यूज़ कर सकते। मैं अभी फ्रिज की स्मेल की बात कर रही हूँ। और फ्रिज के हवाले से एक और चीज़ मैंने देखी है कुछ लोगों में कि फ्रिज को जिसने बनाया है उसने बहुत अच्छे तरीके से बनाया है उसको, तो हम उसको एक गलत तरीका यूज़ करते हैं। गलत तरीका इस्तेमाल बिल्कुल बिल्कुल। वो ये है कि वो जो उसकी ग्रिल वाली जालियाँ होती हैं
उसको लोग कवर कर देते हैं प्लास्टिक से टू शो देम दैट दे आर मोर लाइक सुगड़। तो वो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो फ्रिज की ठंडक है वो पूरी आपकी फूड को नहीं पहुंचती है, तो आप उसको कवर नहीं करें और उसको ओपन रहने दें। आप उसकी जो ठंडक है वो सारे फूड तक जाएगी, तो ही आपका फूड फ्रेश रहेगा। और फ्रिज की क्लीनिंग के हवाले से बाहर से और अंदर से वो हमारी जो माहिर ग़िज़ाइयत हैं उन्होंने भी बताया है कि आप एक शावर बॉटल लें और उसमें आप पानी डालें थोड़ा सा, और थोड़ा सा विनेगर डालें, और 1 चम्मच उसमें आप बेकिंग सोडा जो है वो डालें, और उसको मिक्स करके आप वीक में 1 दफ़ा आप शावर करें पूरी फ्रिज के अंदर, और उसको वेरी नाइसली आप उसको क्लीन कर सकते हैं। एंड सेम इट इज़ विद द माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के अंदर से सफाई बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक तो रेज़ होती हैं और फिर कुछ छींटें भी पड़ जाती हैं। जैसे कुछ लोग बहुत खाना गर्म करते हैं तो वो लाइक बबल्स की तरह उसमें हो रहा होता है, तो वो उसके लिए। और माइक्रोवेव के लिए एक और बहुत अच्छी टिप है मेरे पास कि एक बाउल में पानी डालें और उसमें लेमन स्लाइसेस डालें, और उसको माइक्रो में रख के तो इतना उसको लाइक माइक्रो चलाएं कि वो बॉईल होना शुरू हो जाए, तो उसकी जो स्टीम है उससे बहुत अच्छा, एक तो बड़ी अच्छी फ्रेगरेंस आएगी आपके माइक्रोवेव में, और सफाई बहुत अच्छी और वो स्टेन्स जो जमे हुए हैं वो थोड़े नरम हो जाएंगे, साफ करने में आसानी होगी, वेरी इजीली वाइप आउट हो जाएंगे। अच्छा, और यही भी खरबूजा खास तौर पे रखते हैं तो वो फिर पूरे खाने से स्मेल आ रही थी जो फ्रिज में पड़ा होता है, और ये ऐसी चीजें जो जाया करना पड़ जाता है, ऐसी चीजें रखने के लिए पानी में भी उसकी स्मेल आ रही है, ऐसी चीजें रखने के लिए कंटेनर में रखना चाहिए। कंटेनर में रखें या ऊपर क्लिंग फिल्म लगाएं ताकि उसकी स्मेल ना फैले। अगर आप किसी ओपन बाउल में भी रख रहे हैं तो उसके ऊपर क्लिंग फिल्म लगाएं। और उसके बाद फ्रिज हमारा टॉपिक हो गया, अब स्टोव क्लीनिंग पे आ जाते हैं। स्टोव क्लीनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, डेली करें, और जो है 2-3 डेज़ के बाद उसके लिए एक बाउल में थोड़ा सा सिरका, थोड़ा सा लेमन और थोड़ा सा जो बेकिंग सोडा वो लेके आप उसको थोड़ी देर के लिए अप्लाई कर दें अपने स्टोव के ऊपर, और आपके गहरे से गहरे दाग भी जो हैं वो चले जाएंगे, चिकनाहट भी चली जाएगी। सम टाइम ऐसा होता है हमारे देसी फूड जब बनते हैं तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, तो जब लॉट ऑफ टाइम आप कुक करते हैं तो वो आपका जो हीट अप होता है, चूल्हा हीट अप हो जाता है, या कोई चीज़ ऊपर गिर जाती है पकाते हुए तो वो इतना पक जाती है कि वो बिल्कुल ब्लैक हो जाती है, एंड इट्स वेरी हार्ड टू रिमूव। तो उसके लिए ये टिप बहुत अच्छी है, आप उसको लगा के ओवरनाइट छोड़ दें और सुबह आप ऐसे उसको वॉश कर सकते हैं। ऐसे आप ऐसे करेंगे बिल्कुल तो ऐसे चमक रहा होगा। क्या फरजाना एक कॉलर हमारे साथ है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरजाना, कैसी हैं आप, क्या कहना चाहेंगी? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत सारी दुआएं आपको, आपकी पूरी टीम को, अल्लाह ताला सेहत दे, जिंदगी दे, खुशियां दे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र भी ठीक हूँ। और आज तो मैं बहुत दिनों के बाद समझी, मसला मेरे 2 मसले थे, परेशान थी, लेकिन आप लोगों ने परेशान हटा दिया कि आज तक वाकई किसी ने किचन के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी कि आप लोगों ने ये करके हम लोगों के लिए बहुत परेशानी आसान कर दी। नहीं, वाकई छोटी छोटी चीजें समझे जाते हैं, लेकिन मेन हमारे घर का मसला यही है जिसे हम इग्नोर कर देते हैं, आंखें बंद करते हैं, इसको इशू। तो आप कैसे साफ रखती हैं अपने किचन को? तो जितना कोशिश होती है कि अल्लाह का शुक्र है कि किचन देखने की चीज होती है कि इंसान जो कहता है ना ज्यादातर वक्त वो नहीं गुजरता है, तो जितना साफ होता है इतना हमारी सेहत के लिए भी, सबके लिए, हम बच्चों को भी सेहत में खाना दे सकते हैं अगर वो साफ सुथरा है तो। अच्छा फरजाना, ये बताएं, अभी हमने जितनी भी डिस्कशन की है इसमें आपके काम की क्या चीज आपको मिली? एक तो ये सफाई की फ्रिज की मेन चीज यही है, जो छोटी छोटी चीजें हैं सफाई की, हम किस तरीके से सफाई कर सकते हैं। लेकिन मेरे 2 मसले ये थे कि एक होता है कि किचन के बर्तन, जैसे ये डिनर सेट आजकल आ रहे हैं ना प्लास्टिक के, इसकी क्या मुद्दत होती है? क्योंकि मैंने ये सुना है कि इसकी मुद्दत इसके बाद रिस्टोर कर दी जाए कि फिर वही बीमारी, प्लास्टिक की चीज होती है ना, इसमें बीमारी का हमें इशू हो जाता है। तो वाकई ये सही मैं पूछना चाहती हूँ। और एक ये आजकल जो ब्लीच चल रहे हैं रंगीन लाल नीले पीले, तो इनसे बर्तन भी जैसे धुले जाते हैं तो ये वाकई हमारी सेहत के लिए हार्मफुल है कि नहीं है? क्योंकि आम चीज जो डिटर्जेंट होती है तो सही होता है, लेकिन जो रंग बिरंगी ब्लीच चले हैं ये वाकई हम इस्तेमाल करें सही है या नहीं है? क्योंकि मेन चीज होती है खाने के बर्तनों में आने के लिए। तो आज मेरे 2 मसले थे, आपने बहुत बहुत शुक्रिया, दिल की दुआएं आपकी पूरी टीम के लिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया फरजाना आपका। जहाँ तक ब्लीच की बात है वो तो मुझे भी पता है कि वो तो यूज नहीं करते आप बर्तन वॉश करने के लिए। जो पाउडर और उस तरह की चीजें मिलती हैं, लिक्विड्स मिलते हैं, वो बहुत बेस्ट है बर्तन साफ करने के लिए। एक कॉलर और है हमारे साथ, फिर डिस्कस करते हैं। सहर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सहर, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम भी लाहौर से बात कर रहे हैं, क्या बात करना चाहेंगी? माशाल्लाह माशाल्लाह, पहले तो आप दोनों की तारीफ करना चाहती हूँ, बहुत 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 प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू। और आपकी मिसेस को और आपको एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहती हूँ आपकी इजाजत से। क्या बात, जरूर। और फिर आपने इसके ऊपर अमल भी करना है आज।
अच्छा, अमल भी करना है। ऐसा कौन सा गाना है, सुनाए जरा। हाँ, आप सुने। जी जी। चांद से चेहरे कसद का भी उतारा कीजिए, चांद से चेहरे कसद का भी उतारा कीजिए, मशवरा है ये मेरी जान गवारा कीजिए, चांद से चेहरे कसद का भी उतारा कीजिए। सहर डन, प्रॉमिस डन, ये काम मैं करूंगा, प्रॉमिस। ठीक है आपने इनका, हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया। और नजर का दम मैंने कर दिया दोनों को। अरे वाह ये रोजाना कर दिया करें आप। आपके इस प्यार मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। आपने कॉल की, अच्छा सा गाना सुनाया और हमें ऐसा लग रहा है आप किचन में बिल्कुल नहीं जाती हैं। आपने किचन की कोई बात नहीं की हमारे साथ। अच्छा, इससे पहले जो फरजाना हमारे साथ थी, तो मैं चाह रही थी कि हम लुबना से, लुबना जैसे हमारे साथ कॉलर थी फरजाना, वो एक बात करी थी कि ये जो हम डिनर सेट इस्तेमाल करते हैं प्लास्टिक के, उनकी मुद्दत कितनी होनी चाहिए, कितने टाइम तक इस्तेमाल करना चाहिए और फिर उसके बाद हमें चेंज कर लेना चाहिए। देखिए जो मैं रिकमेंड करती हूँ वो हमेशा होता है कि अबाउट 6 मंथ्स, या ये भी डिपेंड करता है कि आप उसको कितना यूज़ कर रहे हैं। अगर आपका वो डेली इस्तेमाल में है, क्योंकि आपके घर में बच्चे ज़्यादा हैं या कुछ ऐसा है इशू कि उसमें बहुत ज़्यादा खाना सर्व हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो टाइमलाइन नीचे चली जाएगी। लेकिन जो मेरे लिए होता है वो अराउंड 6 to 8 मंथ्स आई वुड रिकमेंड कि आप उसको चेंज कर लें। स्पेशली जो प्लेट्स हैं या बोल्स हैं जिनमें खाना बहुत ज़्यादा सर्व होता है, कम से कम वो वाली चीज़ें चेंज हो जानी चाहिए, क्योंकि वही चीज़ है कि उसी में आप गर्म खाना डाल रहे हैं, उसी में आप सर्व कर रहे हैं, वो ज़्यादा उनकी तोड़ फोड़, तो ज़रूरी है कि आप उनको चेंज करें, क्योंकि प्लास्टिक में स्टेरलाइजेशन करना बहुत मुश्किल है। सेम थिंग विद बॉटल्स जो हम बात कर रहे थे, उनको स्टेरलाइज करना बहुत मुश्किल है, गर्म पानी में रखना, उनकी सारी जो मटेरियल है वो लीक होना शुरू हो जाती है। तो यू वांट टू स्टे अवे फ्रॉम दैट। अराउंड 6 to 8 मंथ्स में आपको वो चेंज करना है, स्पेशली वो चीज़ें जो आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इवन बेबी के जो स्पून्स आते हैं प्लास्टिक के, या बेबी के बोल्स आते हैं, प्लीज़ 6 मंथ्स बाद या एटलीस्ट अगर आप उसको ज़्यादा इस्तेमाल करें, सही से ज़्यादा उसको यूज़ करें, ज़्यादा स्टेरलाइज करें, उसको ज़्यादा जल्दी रिप्लेस करें। आप बेहतर जज हैं, आपके सामने वो चीज़ें अगर वो सॉफ्ट हो रही है, फॉल अपार्ट हो रही है, तो उसको फ़ौरन से चेंज करें। और अगर नहीं है और आपने वैसे चेंज करना है उसको ऑन रूटीन, तो अराउंड 6 to 8 मंथ्स चेंज हो जानी चाहिए। ओके लुबना, यहीं से मुझे एक और सवाल मेरे ज़हन में आ गया। बहुत से लोग वो बर्तन भी यूज करते रहते हैं जिसमें थोड़े क्रैक्स होते हैं, प्लास्टिक खास तौर पर, माइक्रोवेव किया, कहीं से वो थोड़ी सी प्लेट भी बॉयल हो जाती है, थोड़ी सी ब्राउन होके क्रैक्स आ जाते हैं, फिर भी वो उसको यूज करते रहते हैं। प्लास्टिक के और भी दूसरे क्रैक्स भी आते हैं, यूज करते रहते हैं। सेम गोज फॉर कप्स, कप में भी क्रैक आया हुआ है तो उसको वो यूज कर रहे हैं, ये कितना नुकसानदेह है? देखें, तो ये बात आपने बहुत अच्छी की है, और इसका एक और सबसे बड़ा एग्जांपल है कटिंग बोर्ड्स। ये जो कटिंग बोर्ड्स हमारे पास आजकल होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, तो उनमें भी यही कि आप चीज़ें सब्जी वगैरह काट रहे हैं, उनमें भी क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। तो सेम थिंग, जब आप उसमें काट रहे हैं, चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं कप्स में, प्लेट्स में, तो उसके जो जरासीम थे, इवन अगर वो कुक्ड था या नहीं था, वही चीज़ उसके अंदर रह गई, वो उसके अंदर अब्जॉर्ब होती जा रही है, जज्ब होती जा रही है। आप उसको जितना मर्जी धो लें, वो क्रैक से बाहर नहीं निकलेगी, वो उसके अंदर जज्ब हो गई, इसलिए वो फिर ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए उसको रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक कटिंग बोर्ड का सवाल आता है, प्लास्टिक तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती। आई रिकमेंड कि आप वुड का बोर्ड इस्तेमाल करें, या ग्लास का बोर्ड भी आता है, या वुड के ऊपर ग्लास की भी शीट आप लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी है, वो बेहतर है, इस्तेमाल करें, क्योंकि उनका स्टेरलाइजेशन का प्रोसेस बेहतर है कंपेयर टू प्लास्टिक, क्योंकि एक दफ़ा कट्स या क्रैक्स आ गए, प्लास्टिक ठीक नहीं हो सकता। ओके, ठीक हो गया। एक कॉलर ले लेते हैं, बुशरा है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, गुड मॉर्निंग, क्या कहेंगी? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? आप? जी मैं ठीक हूँ बिल्कुल। बुशरा आप बताएं, आप ठीक हैं, क्या कहना चाहेंगी? शुक्र है अल्लाह का, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। पहली बात तो ये है कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैंने कभी भी 2018 से मेरी 9th क्लासेस स्टार्ट हुई थी, उस वक्त मैंने टीवी छोड़ दिया था, और अभी ही मेरी फाइनल ईयर एग्जाम कंप्लीट हुए हैं, तो मैंने ना टीवी ऑन किया और आपका ही प्रोग्राम चल रहा था, यकीन कीजिए उससे आगे रिमोट पड़ा ही नहीं है मेरा। क्या बात आपका आपकी मोहब्बत और है। जो नॉर्मल हर बंदे को इश्यूज होते हैं, आप लोग वही डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमें किसी और के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे वाह बुशरा, जो थैंक यू, आज का टॉपिक है उससे हवाले से मुझे पूछना है, जो मेरी बहन होती है यूके जी, तो वो अक्सर करती हैं कि जो प्लास्टिक बैग होते हैं उसके अंदर चिकन वगैरह या लैम्ब का जो गोश्त होता है वो स्टोर कर लेते हैं, तो वो कभी वीक के लिए पड़ा रहता है, कभी 2 वीक्स के लिए। तो मुझे ये पूछना था कि वो ठीक है
या दूसरी वो पका हुआ होता है या कच्चा होता है? ओके, कच्चा तो हमने डिस्कस किया अभी बुशरा, उसको तो आप 4 से 5 माह यूज कर सकते हैं अगर उसको आपने फ्रीज किया है तो। अच्छा, और आपके फ्रिज का टेम्परेचर अकॉर्डिंग है कि लाइट जा रही है या आ रही है, वो आप खुद मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये जो होती है फॉइलिंग पेपर शीट जो होती है, यानी कि अक्सर हम लोग कोई चीज़ें डाल के वो कवर करके रख देते हैं। अक्सर हमारी महफिल होती है तो रात को जो फ्रूट्स वगैरह या सैलेड बना के वो काट के तो उसके साथ कवर करके रख देते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? ओके, ठीक है बुशरा, हम क्लिंग भी पूछ लेते हैं और फॉइल जो पेपर है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन एक कॉलर हम और ले लेते हैं। अजरा है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या आप पूछना चाहेंगे अजरा? वालेकुम अस्सलाम। मैंने ये पूछना था कि हम देखिए किचन की जो शेल्फें होती हैं उसके ऊपर हम प्लास्टिक की शीटें बिछा लेते हैं, फिर उसके ऊपर हम रोटियां भी बेल लेते हैं, उसी के ऊपर जैसे कि समोसे वगैरह बनाने हो वो डो बना के मैदे की वो भी हम उसी के ऊपर बेल लेते हैं, और फिर गरम जाहिर बात है देचकी वगैरह भी रख लेते हैं, तो क्या ये भी हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है? और एक और भी बात मैंने आपको बतानी थी कि आप प्लीज एक प्रोग्राम पूरा चूहों के मुताल्लिक भी करें, जैसे कि ये किचन में चूहे आ जाते हैं बहुत और वो खत्म ही नहीं होते, दवाइयाँ डालें कुछ। हाँ, इनके मुताल्लिक आपके सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं और मैंने सारी अच्छी सजेशन है आपकी। अब हम इसे ऐड करते हैं अपने टॉपिक लिस्ट में। चूहे, बल्कि हम एक काम करते हैं ना, चूहे, छिपकली, लाल बेग, ये हमने ये हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। अजरा आप देखते रहिए। ओके, हमारे साथ एक और कॉलर है। जी हाँ, जवार हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या पूछना चाहेंगे? नाम जवार हुसैन बोल रहा हूँ सरगोदा से। जी हमने ना 4-5 दोस्तों ने मिलकर एक छोटा सा होटल बनाया है ना, तो सरगोदा में ही ना। ओके, तो हम कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी चीज दें लेकिन कम से कम रेट पे दें। हमने लिखा हुआ है कि जिनके पास पैसे कम है वो खुशी से आए, तो आप मुझे ये बता दें कि इससे बेहतर कोई और ऑप्शन हो सकता है कि हम लोगों को जरा और अच्छी प्रोवाइड करें? नहीं तो जैसे है वो तो है ही सही ना जी। हाँ हाँ, और सफाई का कितना ख्याल रखते हैं आप? हाँ, असल में उसी तरह मैं आना चाहता हूँ। मक्खियों का बड़ा मसला है हमें। मक्खियों का ना क्योंकि लोग बीमार ना हो, कोशिश करते हैं जी। तो ठीक है तो कोशिश करते हैं, जालियां शालियां रखी होती हैं आज तक वो मिल जाती है ना, जैसे छोटे छोटे बच्चों के लिए वो होती हैं। ठीक है जावर, आप ये जो हम बिल्कुल सही है, एक काम करते हैं, ये जो मक्खियों का ये सारा मामला ना, ये सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। आशा आप बताइए, मक्खियाँ, लाल बेग, छिपकली, चूहे, इन सारी चीज़ों से कैसे बचें? इन सारी चीज़ों से बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि सफाई रखें। सबसे पहले आपकी जो मैंने पहले भी बात की कि आपकी जो फूड आइटम्स हैं वो आपके काउंटर पे नहीं होनी चाहिए, कोई ज़रात आपके उसमें केबन्स में नहीं होने चाहिए। उसके लिए एक टिप ये है, आप लें बोरिक पाउडर। बोरिक पाउडर आराम से आपको शॉप से मिल जाए। बोरिक पाउडर वो कौन सा है? बोरिक पाउडर होता है वो जिसे कैरम बोर्ड जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली वही वाला। तो वो आप किसी भी स्पोर्ट्स शॉप से ले सकते हैं, वो लेके और उसमें उतनी ही मिकदार में आटा जो है, आप घर में जो आटा गूंदते हैं वो थोड़ा मिक्स करें और उसकी गोलियां बना के आप अपने केबन्स में जो है वो डाल दें। वो जो अभी हमारी कॉलर बात कर रही थी कि प्लास्टिक बिछाते हैं हम उसके अंदर केबन्स के अंदर, आप उसके नीचे वैसे ही बोरिक पाउडर वैसे भी थोड़ा सा स्प्रे करके फैला के स्प्रेड करके आप उसके ऊपर वो लगा दें, तो आपके केबन्स में कभी भी वो कॉकरोचेस नहीं पैदा होंगे। वाह, ये तो बड़ी टिप दे दी। और इसके अलावा ये जो गोलियां मैंने बताई हैं ये आप वैसे भी कोने खुदरों में रख सकते हैं, उससे फिर कॉकरोचेस नहीं होंगे, नहीं पैदा होंगे। और चूहों की जहाँ तक बात आपने की है उसके लिए एक बहुत अच्छी टिप है और बहुत ही हैंडी है, ईजी है। पुदीना एक ऐसी चीज़ है कि वो उसकी वजह से चूहे जो हैं वो भाग जाते हैं, वो उनको पुदीने की स्मेल नहीं पसंद, तो वो आप पुदीना जो है वो या तो एज इट इज़ कहीं डाल दें, 1-2 लीव्स एक कोने में, 1-2 लीव्स एक कोने में, या पुदीने का ऑयल मिलता है तो एसेंशियल ऑयल जो होते हैं पुदीने के, तो वो आप थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं जहां आपको लगता है कि यहाँ से चूहे बाहर निकलते हैं या कुछ ऐसे, वो कर दें। और दूसरा ये एक और चीज़ आपको बहुत ख्याल रखना है कि होल्स देखने आपने कि आपके घर में किचन में कितने होल्स हैं जो जहाँ से चूहे जो हैं वो आ सकते हैं, उनको बंद करें। और क्लीनिंग की और मक्खियों की बात हो रही थी, तो मक्खियों के लिए ये है कि पानी के अंदर आपने थोड़ा सा नमक
और सिरका डाल के और उसका जो कपड़ा है वो शेल्फ पे लगाना है, तो उससे जो मक्खियाँ हैं वो आपकी शेल्फ वगैरह पे नहीं बैठेंगी। पानी में नमक और सिरका उसमें फिर वो डिप करना है, स्पॉन्ज या कपड़ा जो भी आप जिससे भी सफाई करते हैं, तो आप अपनी शेल्फ पे उसको उससे लास्ट पे मतलब के अच्छा। साफ करके उसके बाद उसका एक रिंस जो कह लें आपके वो आप करें और उससे आपके शेल्फ पे मक्खियां नहीं बैठेंगी। वो ठीक है, वो तो मक्खी नहीं बैठेगी, मक्खी आपके किचन में आई ना, उसके लिए वही बात है कि आपको हर चीज़ को मक्खी जो आती है वो बेसिकली क्यों आती है कि आपकी कोई चीज़ ऐसे ओपन बाहर पड़ी हो तो फिर मक्खी आती है। अगर कोई आपका फूड कवर रखें, अपना फूड अगर आपका कवर नहीं होगा तो मक्खियाँ डेफिनेटली आएंगी। और वो जो डस्टबिन एरिया होता है वहाँ डस्टबिन की एक और बात कि डस्टबिन आपकी किचन की तो लाजमी कवर होनी चाहिए। और आप जो भी जो गार्बेज आप फेंकते हैं उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो गीला वेट जो आपका गार्बेज है वो एक सेपरेट आप जो उसमें बैग्स में फेंकें, और जो जैसे ड्राई है जैसे पेपर हो गया, जैसे छिलके हो गए हैं सब्जी के, तो वो आप ड्राई उसमें फेंकें। एक और चीज़ जो कि हमें कीड़े मकोड़ों और छिपकली वगैरह से दूर रख सकती है इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कि आजकल लोग अपने कैबिनेट्स के अंदर लाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपनी मतलब कैबिन्स को अच्छे तरीके से देख सकते हो कि अंदर कितना सफाई हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप अपने लाइटों से बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी सफाई के ऊपर। आप अपनी जब भी सारी अपनी चीज़ें आप यूटेंसिल्स वगैरह निकालें, आप इसकी वीकली या मंथली या 2 मंथ्स बाद आप सफाई करें और उसके बाद आप लाइट्स के साथ, हाँ जी, और आप अपनी क्रॉकरी को और अपनी ग्रॉसरी को इवन आप लाइट्स के अंदर रखें तो आपकी चीज़ें, हाँ, ताकि नजर आए प्रॉपरली कि आपकी चीज़ें। केबिन्स में तो क्योंकि अंधेरा होता है, हाँ, केबिन्स में अंधेरा होता है तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता कि इधर उनके किचन में कितनी मतलब कैबिनेट के अंदर कितना गंद है और कितनी मिट्टी है। तो लाइट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप बिल्कुल सही। अच्छा लुबना, जल्दी से ये बता दीजिए, पहले तो मैंने मक्खी का पूछना, बहुत ज़्यादा हमने डिस्कस कर लिया। कहते हैं कि मक्खी अगर खाने में गिरे तो उसको अच्छी तरह डुबो लेना चाहिए, दोनों पर उसके एक में शिफा होती है, ये बात सच है कि नहीं? जल्दी से बता दे, फिर अगला सवाल करूंगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर मक्खी खाने में आ जाए प्लीज़ वो खाना ना खाएं, क्योंकि ऑब्वियसली वो मक्खी कितनी जगह पे गई है हमें कुछ आइडिया नहीं है, कहाँ बैठी है और वो आपके खाने में आ गई है। तो प्लीज़ उस खाने को ना खाएं जिसमें कोई भी ऐसे कोई कीड़े मकोड़े आए, उस खाने को प्लीज़ कंज्यूम ना करें। ओके डन, एक बात तो क्लियर, मक्खी खाने में गिर गया तो वो खाना नहीं खाना। ऐसा नहीं कि पूरी मक्खी को डुबो देना है उसमें और बड़ी उसमें कोई शिफा होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ये बता दीजिए लुबना, जिस तरह हमने कॉकरोच हो गए, चूहे, छिपकली, मक्खियाँ, इन सारी चीज़ों से किस तरह हम किचन को साफ रख सकते हैं? देखिए ये आते क्यों है, क्योंकि आपने किचन को एट फर्स्ट क्लीन नहीं रखा। टोस्टर है, वहाँ से ब्रेड निकल रही है, ब्रेड के सारे क्रम्स फैले हुए हैं, या रात को आपने जब सफाई की तो सही से नहीं की, कूड़ा ऐसे खुला पड़ा है, गार्बेज बैग्स आपके खुले पड़े हुए हैं। तो सारा है कि आप जब रात को एक दफ़ा फाइनल क्लीन अप करते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि हर चीज़ प्रॉपर्ली क्लीन सैनिटाइज्ड है। कोई आपने अच्छी सैनिटरी वाइप लेके काउंटर्स अपने साफ़ कर लिए, आपके जो स्पून्स और स्पैचुलास और सारे ये जो चम्मच हैं ये एक अच्छे कॉर्नर में पड़े हुए हैं। स्टोरेज का तरीका आपका बिल्कुल अच्छा और कवर होना चाहिए। देखिए हम रहते पाकिस्तान में, यहाँ पे हमारे क्लाइमेट की वजह से कीड़े मकोड़े ज़्यादा हैं कंपेयर टू अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज़, तो अपने उस चीज़ का ख्याल खुद रखना है। हर चीज़ अपनी आप कवर रखें, कंटेनर्स आपके अच्छे से बंद होने चाहिए। इवन अगर सॉल्ट्स हैं या व्हाटएवर, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मिठास के ऊपर कीड़े मकोड़े आते हैं, दे विल कम एट एनीथिंग। तो आपके सारे मसाले वगैरह सब कवर्ड होने चाहिए कि उसके ऊपर ना आए कुछ। आपने कोई भी खाना है वो ऐसे चूल्हे पे ना पड़ा रहे, फ्रिज में जाए, कवर होके जाए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप सारी टेक केयर करेंगे तो यू विल अवॉइड जो सारे जो पेस्टल एरियाज उनको आप पैदा ही ना होने दें। प्रॉपरली आप अपने सिंक को क्लीन करें, सैनिटाइज करें, टैप्स को, हर चीज़ को। आपका जो डिश का ड्रायर है वो मैं देखती हूँ कि ट्रे जो नीचे है उसमें पानी जो गिरता जा रहा है, ड्रिप होता जा रहा है, वो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, महीनों वैसे ही पड़ा हुआ है, इतनी स्कम हुई हुई है, उसको निकाल के साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। ये छोटे छोटे एरियाज जो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, उनको आप अगर सही से क्लीन करेंगे तो आई एम श्योर आप ये सारे पेस्ट वगैरह को अवॉइड कर सकेंगे। बिल्कुल सही। लुबना फराज साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ज़्यादा हमारी गाइडेंस किया है किस तरीके से हम जरासीम अपने खानों के जरिए खा जाते हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका। नईमा खान आपका बहुत शुक्रिया, और आयशा थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज के हमारे 2 अहम टॉपिक थे, प्लास्टिक, नंबर 2 किचन। अब प्लास्टिक की तो कुछ चीज़ें डिसाइड हो चुकी हैं जनाब, आपने प्लास्टिक को माइक्रोवेव नहीं करना, उसमें खाना गर्म नहीं करना। एक बात मुझे और याद आई, 19 लीटर की जो पानी की बॉटल है
वो तो बहुत ज्यादा हम रीयूज करते हैं। तो उस पानी की बोतल को आपने घर में यूज कर रहे हैं तो साए वाली जगह पे रखना है उसको, धूप में पड़ी हुई बोतल, उसमें पानी भी है और उसमें सिर्फ पानी ही यूज करना है, बड़ा स्ट्रिक्टली उस पर लिखा भी होता है। ये छोटी छोटी एहतियात है जो आपको बरतनी चाहिए और खास तौर पर किचन की जो एहतियात है, बिल्कुल किचन की सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। और देखिए मेरा गला जो है वो बिल्कुल बैठ गया है, इसलिए अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं, मौके से फायदा उठाते हैं। मैं जल्दी से तिमारदारी करता हूँ, दुआ की जल्दी से गला ठीक करता हूँ, चाय पीते हैं अच्छी सी, बिल्कुल अच्छी सी चाय से मेरा गला ठीक हो जाएगा। और आपने अपने इर्द गिर्द सब लोगों का ख्याल रखना है, चीजों को साफ रखना है, ये भी ख्याल रखने के मायनों में आता है। तो हमें इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।